चलो शुरू करते हैं। जैसे तो लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था, हम रीड सीएसवी मेथड को यूज करके कोई भी सीएसवी फाइल को रीड कर सकते हैं। हाँ अब उसके हाँ अंदर हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि अगर रीड सीएसवी जो हमारी सीएसवी फाइल है वो अगर करेक्ट नहीं है, या कुछ हाँ हमें कॉलम्स ही यूज करने हैं, तो हाँ किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने किया था, तो हमने एक वेरिएबल लिया, उसमें जो फाइल थी हमने हम्म वो रीड करा ली, हम्म। और रीड करा करके जितने कॉलम्स हमें रिक्वायर्ड थे वो हमने ले लिए। वो हमने ले लिया। हाँ उसके बाद df2 डॉट हेड मेथड क्या करता है, हेड मेथड आपका 5 रोज स्टार्टिंग से आपको शो कर देता है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका डेटा किस तरीके का है। अच्छा अच्छा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये जो हेड है, हेड तो आपने वैसे लिया है ना अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से मतलब? df2 डॉट हेड जो आपने लिखा है हाँ ब्रैकेट में, हाँ, ये तो यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं ना अपनी मर्जी से। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, पीडी पीडी की जगह पे, बाकी ये सिंटेक्स पूरा सेम रहेगा। नहीं नहीं, नीचे नीचे तीसरे लाइन में हेड। नहीं तो हेड की जगह पे कुछ भी कैसे लिख सकते हो, जो पहले से डिफाइंड फंक्शन है वही तो लिख सकते हो। वही पूछ रहा हूँ, ये हेड डिफाइंड है ना। हाँ, हम्म। अभी हमने अच्छा। डिफाइन कुछ नहीं किया अंसारी, अब करेंगे, आगे सीखेंगे। हम्म। अब बस मैं यहाँ ये कर सकता हूँ, मुझे 5 रो ना देखनी, 10 रो देखनी हो तो 10 पास कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, इस तरीके और से। पूरी देखनी है तो सिर्फ हेड कर दो। पूरी देखनी है तो हेड में 5 आएगा सिर्फ, पूरा तो ये तुम्हें कभी दिखाएगा ही नहीं, अगर ज्यादा डेटा होगा तो, जैसे मैंने कोई डी बात नहीं, वैसे मतलब पूरा डेटा लेना। अच्छा, ये मतलब कुछ भी करो आप। जैसे ठीक मैंने है, सिर्फ समझ डी गए। एफ टू लिया है, तो डी एफ टू में देखो, ऊपर की 5 रो, नीचे की 5 रो, 10 रो आ गई। ठीक है, अब डी एफ टू में मैंने ऐसे टेल मेथड था, टेल लास्ट से दिखाएगा, लास्ट से 5 रो, जैसे कि आपको देखना है कहीं ब्लैंक तो नहीं आ रहा लास्ट में, तो इस समझ तरीके से गया देखना समझ है। गया। उसके बाद हमने कुछ चीजें सीखी थी, जैसे कि इसमें वो वाली चीजें नहीं आई हैं, चलो कोई नहीं, छोड़ो, मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब देखो, अगर हमें df2 डॉट कॉलम्स, अगर इसके सारे कॉलम्स देखने हैं, तो उसके हम्म। लिए हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर जो कॉलम्स है वो किस तरीके से दिए हुए हैं, क्या क्या कॉलम्स के नेम है। तो ये अच्छा। हमें एक लिस्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। इसी तरीके से अगर इसकी इंफॉर्मेशन देखनी है, तो हम इन्फो से जा करके देख सकते हैं, इसके अंदर सारी इन्फो हमें दिखाएगा। तो ये तो सिंटेक्स डिलीट आप मत किया करो, सिंटेक्स रहने दो, उसके आगे बस ये लिख दो कि ये इंफॉर्मेशन देगा या ये हेड देगा हाँ या ये टेल सही कह देगा। रहा है सर। वो आइडिया रहेगा कि हाँ ये किस चीज के लिए यूज हो रहा है, तो हमें वो टॉपिक लिखने में इससे इजी हो जाता है क्या करना है। हाँ, ये बढ़िया है। जैसे वो हेडर वाला था ना सर, हेडर वाला, हाँ हेडर के जो अभी हेडर वाला बताया था ना हमने, हाँ, हेडर कैसे, उसका भी एक सिंटेक्स इसमें लिख दो। वो बहुत काम की चीज है, हमें याद रहेगा कि हेडर, क्योंकि वो भूल जाते हैं। अरे ये मेरी भी आदत है ना, पता नहीं क्यों, रिमूव करने की। कोई नहीं सर, आप भी तो फर्स्ट टाइम ही सिखा रहे हो, हाँ, धीरे और धीरे आप ये भी सेट हो आदत जाओगे। कुछ भी चीज रिमूव करने की होनी नहीं चाहिए, पर चलो कोई नहीं। सर वो हेडर के अंदर 5 5 डाल दो, 5, हमारे दिमाग में रहेगा कि हाँ हेडर हम काउंटिंग ढूंढने के लिए यूज करते हैं। हाँ रिटर्न दो। मैं इसकी एक्सेल बनाऊंगा, एक्सेल। एक्सेल? हाँ इसको मतलब याद रखने के लिए अपने नोट नोट बनाऊंगा ना, जिससे कि प्रैक्टिस करने के टाइम बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े। दिमाग में चलाने के लिए हमेशा लिखना जरूरी है ना सर। हम्म, हाँ स्टार्टिंग में थोड़ा सा है। रट्टा भी डालना पड़ता है ना, नहीं तो फिर भूल जाते ठीक है, ये तो समझ आ गया। अब हैं। कॉलम्स हो गया, ये हो गया। अब कॉल मैं हो कह रहा गया, हूँ डी एफ ये हो टू गया, डॉट इंट्रो। हाँ टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा फ्रेम।
एक मिनट सर, ये इन्फॉर्मेशन जरा देखने दोगे सर, एक मिनट। सर सर एक बार लर्निंग कराओगे सर, ये किस तरह से इन्फॉर्मेशन हमें बता रहा है? क्या? ये जो इन्फो को बता रहा है हमें, इस डेटा हाँ का इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हाँ, इसको किस तरह से देखते हैं, इस डेटा को लर्निंग किस तरह से करते हैं, मतलब इसको ना पढ़ना ऐसे कैसे है इस डेटा समझते हैं, को हमें? रुको। जैसे कि इसमें हमारे क्या क्या कॉलम्स हैं, मान लिया एजेंट, एजेंट की बात करें तो मैंने लिखा एजेंट डॉट इन्फो, मैं एक कॉलम पे इन्फो चेक कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये बड़ी प्रॉब्लम है कि सीरीज का ऑब्जेक्ट नहीं है ये सिर्फ डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट है, तो ये डेटा फ्रेम को ही हम्म, बताएगा। ये इसमें इंफॉर्मेशन समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि चीज को बता किस तरह से रहा है। ये पूरी पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है, और ये पूरी इंफॉर्मेशन ना दे करके इसको नंबर ऑफ रोज कॉलम या इस तरह की चीजें देनी चाहिए। हम्म। वो ही होता है क्या? हाँ, हम्म गलत हम हम्म यूज कर रहे थे। हम्म। इन्फो एक वो है मेथड। तो अच्छा। देखो ये किस तरीके से, रेंज इंडेक्स 290 एंट्रीज है 0 से हाँ, 289 तक। 89 तक है। डेटा कॉलम्स कितने हैं? 5 कॉलम है, 5 ही लिए हाँ, थे हमने। ठीक और है फिर उसके हाँ। बाद कॉलम की इंफॉर्मेशन, ये मेरा इंडेक्स हो गया। हाँ हाँ कॉलम एजेंट, अकाउंट टाइप, ओपन बाय, ब्रांच, सैलरी। हाँ। सैलरी। नॉन नल वैल्यू कितनी है? 290 है सब में। 290। ठीक है। और डेटा काउंट ऑफ टाइप इसका है, ये डेटा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये इंटीजर है, इंट इंटीजर है। 64। सैलरी अमाउंट है वैल्यू। उसके बाद डेटा टाइप इंट 64 एक है, ऑब्जेक्ट 4 है, हाँ, यहाँ पे इसने 4 है। समरी बता दी। बहुत अब देखो बढ़िया। इंपॉर्टेंट चीज, मेमोरी यूसेज। मेमोरी यूसेज ये बता रहा है कि 11.5 प्लस केबी, यानी ये भी 11.5 के आसपास केबी ये यूज कर यूज रहा है हमारा करता है। मेमोरी में। तो हम्म, ये हमें हेल्प करेगा जब हम बड़े डेटा फ्रेम को यूज करके डेटा बनाएंगे ना। बिल्कुल। और जब बड़ा डेटा फ्रेम होता है, जितनी ज्यादा मेमोरी लेगा उतना स्लो काम करेगा, तो उसको हम किस तरीके से डिक्रीज कर सकते हैं इस साइज को, वो भी अभी मैं आगे बताऊंगा। ठीक। अब आगे चलते हैं। अब जैसे कि हमने बात करी थी df2 डॉट सम, हम्म अगर हम सिर्फ ये लगाते हैं तो ये क्या करके सबको सम कर दिया इसने। हम्म। लेकिन सबको सम ना करके हमें एक कॉलम पे सम लगाना है, क्योंकि बाकी में टेक्स्ट भी है। df12 डॉट सैलरी डॉट सम। ये केस सेंसिटिव है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। तो जो सैलरी वाला कॉलम है ना, उसका टोटल का सम इतना आ रहा है। इसी तरीके से सम होता है, इसी तरीके से काउंट भी होता है। काउंट होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है। हम्म अब एक चीज और इसमें समझते हैं, ये अभी हम क्या काम कर रहे हैं, ये अभी हम रोज पे सम कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपके कॉलम्स जो हैं, जैसे कि इसमें तो एक ही कॉलम है सैलरी का, लेकिन मल्टीपल न्यूमेरिक कॉलम हो सकते हैं। अगर आपको उनका सम चाहिए तो आप किस तरीके से करोगे? तो आप क्या कर सकते हो, डॉट सम, यहाँ पे दे सकते हो एक्सिस इक्वल टू 1। एक्सेस तो डिफाइंड है क्या सर? हाँ, एक्सेस वर्ड जो है डिफाइंड है क्या? सॉरी समझ नहीं आया। मैं कह रहा हूँ एक्सेस वर्ड जो है वो डिफाइंड है क्या? हाँ, एक्सिस वर्ड डिफाइन होता है इसमें, एक्सेस होता है इसके लिए। अब जैसे कि हम एक्सेस में करते हैं या एसक्यूएल में भी करते हैं। मान लिया हमें 3 कॉलम का सम चाहिए, तो हम उसमें सम कैसे करते हैं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। प्लीज। लेकिन अगर हमें रो का सम चाहिए होता है, जस्ट हम सम लगा देते हैं, सम वो रो, और नीचे ग्रुपिंग कर देते हैं। ग्रुपिंग कर देते हैं, हाँ। तो ये दो तरीके के सम है। तो अब अगर सिर्फ मैं ये वाला सम लगाऊंगा तो ये ग्रुपिंग वाला सम काम करेगा। हाँ, लेकिन अगर मैं यहाँ एक्सेस पास कर दूं, तो ये फिर कौन सा सम करेगा, दूसरा वाला, जो हम 3 कॉलम में करते हैं। अब ये क्या एरर दे रहा है, क्योंकि सर इसमें एक ही सम अमाउंट है।
बाकी में सब वैल्यूज नहीं, वो है टेक्स्ट है। चलना चाहिए यार, चल क्यों नहीं रहा? Some golden aspect keyword argument एक्सिस पे काम करना चाहिए इसको। df2 सैलरी डॉट सम। अच्छा, एक सिंगल कॉलम पे एक्सिस का क्या ही काम करेगा? सिंगल कॉलम तो सिंगल ही है, हम इसको गलत देख हाँ। रहे हैं। df2 डॉट सम, जैसे कि अब ये वाला है, अब यहाँ मैंने एक्सिस दिया एक्सिस इक्वल टू 1, तो ये देखो क्या कर रहा है। अच्छा। पहले वाले कॉलम का इसने सम दिया 500। पहले क्या किया था, जब हमने एक्सिस नहीं लगाया था हाँ। तो उस केस में इसने सबका सम दे दिया था। अब हाँ। जहाँ पे भी अपना इंट 64 वाला कॉलम होगा ना, उसका ये सम करेगा रो लेवल पे। तो अभी के लिए हमारे पास यहाँ पे कितने कॉलम है? सिर्फ एक ही कॉलम है, हाँ। तो ये उसको कर रहा है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे अशोक कुमार लेता हूँ समझाने के लिए। हाँ। अब इसने एक्चुअल में कोई फर्क नहीं पड़ा उस पे। अगर मैं सैलरी वाला कॉलम निकालूं यहाँ पे, हम्म। अ, तो देखो ये सेम वैल्यू आ रही है, हाँ। क्योंकि यहाँ पे एक ही कॉलम है, तो एक ही कॉलम में वो दूसरे के साथ सम नहीं कर पाएगा, इसलिए इसने वो रिटर्न कर दिया। हम्म। तो अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे कि df2 नेम इक्वल टू अशोक कुमार, ये मैं फिल्टर लगा रहा हूँ। फिल्टर लगाना बताया था ना मैंने, फिल्टर एक बार रिवाइज कर देखो, है? एक बार रिवाइज कर दो वैसे, देखना पड़ेगा, भूल गए। चलो फिर कंटिन्यू करते हैं, आगे आ जाएगा। ठीक है, तो हम्म। ये एक्सिस पे सम हो गया, इसमें डेटा नहीं है। कभी कोई और डेटा आएगा ना, मल्टीपल डेटा वो वाला, तो हम उसमें सीख लेंगे। या फिर एक काम कर सकते हैं, जो CSV फाइल है ना, क्या नाम था CSV फाइल का? डाटा, डाटा 1 2 3 करके बनाया था आपने। यहाँ हम कौन सा यूज कर रहे हैं? डेटा। डेटा को अगर मैं एडिट करूँ और यहाँ पे, अच्छा मैं ऐसे कॉलम भी तो नहीं बना सकता। अब जैसे मैंने ये कॉलम बना दिया सैलरी न्यू, तो जैसे 500 है, मैंने दे दिया 100, सब जगह 100 में ऐड कर रहा हूँ। इससे समझ में आ जाएगा, समझ में आना भी जरूरी है। और डेटा भी छोटा है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। यूज कॉल्स नहीं ले रहा क्योंकि मुझे सारे कॉलम चाहिए। ठीक, अब देखो इसमें कॉलम एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया, सैलरी और सैलरी न्यू। तो हम क्या बात कर रहे थे, DF3 डॉट सम एक्सिस इक्वल टू 1। अब देखो 500 प्लस 100 कितना हो गया?
600 3171 प्लस 200 कितना हो गया 3371। तो ये इस तरीके, अगर ये वाला अमाउंट, जैसे ये अमाउंट है, ये वाला अमाउंट अभी हमारा न्यूमेरिक नहीं है, तो अगर इसको हम न्यूमेरिक कर देंगे तो फिर ये इन सब का काउंट देगा, सॉरी सम देगा। आगे नहीं दे सकते ना। हाँ, तो या फिर अब जैसे हम क्या करते हैं, एक्सेस में क्वेरी वगैरह लगाते हैं तो उसमें हमें कुछ उसका काउंट चाहिए होता है, कुछ कॉलम्स का। जरूरी थोड़ी ना सारों का चाहिए। अगर हम ऐसे दे देंगे सबका काउंट, सबका सम दे देगा, सबका सम तो नहीं चाहिए हमें, कुछ कॉलम्स का ही चाहिए। तो df3 यहाँ पे हम कॉलम पास करेंगे। मल्टीपल कॉलम कैसे पास कर सकते हैं, एज ए लिस्ट, याद है? सैलरी एक कॉलम पास किया, दूसरा है सैलरी न्यू, लिस्ट पास कर दी, डॉट सम। डबल ब्रैकेट भी देना मैंडेटरी है। कहाँ पे डबल ब्रैकेट? ये वाले? हाँ, कर्मचारी जब लिस्ट बनाते हो तो ब्रैकेट नहीं दोगे? नहीं आपने डबल दे रखा है ना दोनों तरफ। नहीं तो वो अलग चीज के लिए है ना, ये समझो ना, ये किसके लिए है? जब मैं ये वाला कॉलम, जैसे यहाँ पे कॉलम एक्सेस कर रहा था मैं, एक कॉलम एक्सेस करने के लिए ये ब्रैकेट दोगे। अगर लिस्ट पास कर रहे हो तो ये वाला जो ब्रैकेट है ना, दूसरा ये वाला जो ब्रैकेट है, ये लिस्ट का ब्रैकेट है, इसका ब्रैकेट नहीं है ये। अच्छा, ये अलग अलग है। हाँ, तो ये लिस्ट में पास कर रहा हूँ तो इसलिए ब्रैकेट दे रहा हूँ। ठीक है। अगर तुम ऐसे नॉर्मल बिना ब्रैकेट के दोगे तो वो ना लिस्ट होगी और ना ही वो टपल होगी, कुछ भी नहीं होगा वो, तो ये उसे लेगा ही नहीं। डॉट सम डॉट एक्सेस इक्वल टू 1। SALARY सैलरी अंडरस्कोर न्यू, SALARY सैलरी अंडरस्कोर न्यू। नोट इन इंडेक्स का क्या मतलब है? टाइम होगा तो बोल रहे इसको इंडेक्स से तो कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए। इन्हीं सब की बात कर रहा था सर। इन सब चीज की लर्निंग एक बार यूज में आ जाए ना। तो इन सब की बात कर रहे थे तुम, तो देखो फाइल पाथ तो पता है, फाइल हमें देनी जरूरी है। हाँ। यूज कॉल्स हमें पता चल गया। हाँ डेलीमीटर समझते हो? हाँ, डेलिमिटेड समझते हैं। जैसे CSV फाइल है, अगर CSV में कॉमा डेलिमिटेड होती है, बाई चांस आपकी जो डेलीमीटर है वो कॉमा की जगह हो सकता है वो हो पाइप साइन हो, पाइप साइन हो, हाँ। कुछ और भी हो सकता है। तो उस केस में आप डेलीमीटर पास कर दो, डेलीमीटर इक्वल टू डबल कोट्स में वो वाला जो उसमें दे रखा है। स्पेस हेडर। भी होता है। हाँ, हाँ, सब में स्पेस भी होते हैं। हो स्पेस भी सकता होता है, है, टैप मतलब टैप भी होता है, डबल पाइप टैब भी भी हो होता है। सकता है। टैब के केस में /t पास करते हैं। हाँ, मैं वो इसीलिए कह रहा था कि सर यदि इन सब चीजों का अलग अलग एक एक एग्जाम्पल हो जाता ना,
तो थोड़ा यूज में आया था, क्योंकि अब प्रैक्टिस देखो करेंगे तो एग्जाम्पल अगर मैं दूंगा ना तो हमें फाइलें चाहिए होंगी उसके लिए अलग अलग। तो मेरा मानना ये है जब हमें जैसी रिक्वायरमेंट आती है ना उसके अकॉर्डिंग आप मेरे से पूछ लेना। अच्छा अच्छा। जैसे कि मान लिया तुम कोई काम करने बैठे, तुम्हें हम्म। एरर आ गया हम्म। और तुमने काफी देर ट्राई किया, उससे क्या होगा तुम्हारी जब तुम ऐसे ट्राई करते हो ना खुद से, कई हम्म। चीजें नहीं पता चलती हैं, उसके बाद ये प्रॉब्लम आया उसको लिख लो, नोट कर लो, फिर ये वाले चीज क्लास में पूछेंगे इस तरीके से। अच्छा, ये अभी इसमें कॉमा है, तो कॉमा तो आपने दिया नहीं है, ऑटोमेटिकली ले रहा है ना? हाँ, डिफॉल्ट जो होता है वो कॉमा होता है। हाँ, ओके। डिफॉल्ट तो कॉमा ही होता है। हाँ, अब देखो जैसे हेडर की बात करें, हेडर हेडर ये ऑटोमेटिकली ले रहा है, नहीं तो हम अपने हेडर भी दे सकते हैं अगर इसमें हेडर ना हो तो। ऐसे ही नेम्स हैं, नेम हम दे सकते हैं, इंडेक्स कॉलम है। अब जैसे कि ये पहले से इंडेक्स बना रहा है 0 1 2 3, अब मैं यहाँ पे इंडेक्स कॉल दे रहा हूँ डेट, मतलब मेरे डेट को ये इंडेक्स वो बना दे, इंडेक्सिंग कर दे उस पे। हम्म। यूज कॉल्स हमने, इंडेक्स हाँ, इंडेक्स कॉलम इंडेक्स इक्वल टू डेट आपने दिया है। इंडेक्स अंडरस्कोर कॉल इक्वल टू डेट। तो ये वाला जो तो डेट का कॉलम है ना, दिख रहा है ये, हाँ। तो ये वाला इस 0 1 2 की तरह 0 1 2 3 की जगह पे आ जाएगा। अभी मैं एग्जीक्यूट करूंगा तब। ऐसे यूज कॉल्स हमने यूज कर लिया, स्क्वीज हमें पता चल गया किस लिए हम काम करते हैं। ये जैसे प्रीफिक्स है, डी टाइप तुम्हें पता ही है, इंजन वगैरह, कन्वर्टर्स, ये सब जरूरत तब पड़ती है तब हमारी जो फाइल है वो अलग अलग इंजन वगैरह से बन करके आती है। अब जैसे नंबर ऑफ रोज, स्किप करना है कुछ, स्किप भी मैंने कराया था लास्ट हाँ टाइम। हाँ, ये तो पता है। हाँ, एन ए वैल्यूज है, कीप हम्म। डिफॉल्ट एन ए रखना है कि नहीं रखना, नहीं ऑटोमेटिकली रखना डिफॉल्ट होता है। तो इन है ये सब तो। चीजों की ना जरूरत पड़ती नहीं है। कुछ जैसे चंक साइज हो गया, कंप्रेशन हो गया, थाउजेंड्स, ये सेपरेट वो है जो उसमें होता है डेसिमल टाइप का। न्यूमेरिक वैल्यूज में। हम्म। कोड कैरेक्टर है, जैसे कि फाइल में आपके डबल कोट्स आ रहे हैं तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट वैल्यू में डबल कोट्स ले रहा है। कुछ और कैरेक्टर है तो वो पास कर सकते हो, बहुत डेसिमल। कुछ है इसमें। ऐसा है। हाँ, पर क्या है ना, ये जो हमारी सीएसवी फाइल होती है ना वो पहले से ही बनी हुई इस तरीके की होती है, हमें जरूरत नहीं पड़ती। कुछ ही चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि जो मैं बता देता हूँ मैंने क्या क्या यूज किया है। डेलीमीटर, हाँ नेम्स वगैरह आज तक यूज नहीं किया, इंडेक्स कॉल यूज नहीं किया, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे यूज कॉल्स यूज किया है, अभी बताया था। हाँ इसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम सीरीज नहीं बना रहे। हाँ। प्रीफिक्स की जरूरत पड़ी थी मुझे एक बार, अब वो मेरे को केस याद नहीं है, मेरे को याद आएगा बताऊंगा। उसके बाद डी टाइप की जरूरत नहीं पड़ती, डी टाइप की जरूरत पड़ती है उस केस में जब फाइल आपकी कोई और से उसमें होती है, एनकोडर कोई और यूज होता है तो इसकी भी इतनी जरूरत नहीं पड़ती। इंजन की जरूरत नहीं पड़ती। कन्वर्टर्स या कन्वर्टर्स की जरूरत कम पड़ती है बहुत। ट्रू वैल्यू, फॉल्स वैल्यू, इसकी प्रोज मैंने तुम्हें बता ही दिया हाँ कल। बताइए। इसके फुटर वगैरह इसमें ऐसा कुछ खास होता नहीं है। ऊपर हेडर वगैरह स्किप करना या हेडर के बाद जो हेडर आ रहे हैं वो एन ए वैल्यूज, ये उसके बाद ये सब चीज़ें तो बहुत मतलब बहुत वो हैं, जरूरत नहीं है उनकी। अगर इन्हें करने बैठोगे ना तो फिर महीना एक महीना निकल जाएगा सिर्फ यही करने में। तो अभी के लिए ना जो रिक्वायरमेंट है वो करो, उसके बाद फिर खुद से ट्राई करना। कहीं कहीं पे जब इश्यू आता है ना हाँ। तब जब खुद करोगे मेहनत तो थोड़ा सा दिमाग में भी बैठेंगी चीजें। खुद करोगे, एरर वगैरह करोगे तो समझ में भी आएगा, और जब कहीं फंसेंगे ऐसे तो वो चीज कर लेंगे। क्योंकि हम बिल्कुल ऐसे नहीं पढ़ रहे ना कि जी हमें पेपर देना है कहीं पे, नहीं नहीं, सही सही है, सही सही है। है ना। गैप तो हमारे एंड से भी बहुत है ना, कि हम लोग प्रैक्टिस थोड़ी कम है हमारी, तो हम कम से कम क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिससे आपको लर्निंग वाली पार्ट में ना, तो यूज कम है हमारा। जब आप तो बढ़ाएंगे तभी फायदा मिलेगा। हाँ, तो अभी क्या है, जब खुद करोगे चीजें समझ में आएंगी, गलतियां हम्म। करोगे सीखोगे। और हमें अभी क्या करना है ना, हमें अभी आउटपुट के लिए काम कर रहे हैं एक तरीके से। हाँ। हम अभी ये नहीं कर रहे कि इंटरव्यू की तैयारी करें, हम ये आउटपुट के लिए काम कर रहे हैं। अभी जब बाद में कोर्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तुम काफी चीजें सीख जाओगे। हाँ उसके हाँ। बाद छोटी छोटी चीजें बताऊंगा फिर मैं, इंटरव्यूअर किस तरीके से क्या पूछता है, किस तरीके से अच्छा फंसा अच्छा। सकता है। अब जैसे जैसे मैं यही चीज मानूं यहाँ पे, जैसे ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, हम्म। अब वो पूछ लेगा तुमसे यहाँ पे डी टाइप ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है। जैसे यहाँ पे int 64 आ रहा है ना, तो अगर हम्म। कहीं पे मेरी वैल्यू ये वाली होती है
स्ट्रिंग वाली, तो स्ट्रिंग की जगह पे ऑब्जेक्ट क्यों आता है? डी टाइप तो स्ट्रिंग है, तो ऑब्जेक्ट इसलिए आता है क्योंकि पाइथन जो है स्ट्रिंग को भी एज ए ऑब्जेक्ट रीड करता है। ऑब्जेक्ट ही मान सकता है। इस तरह की छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो सब मैं बाद में बताऊंगा। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, जैसे कि हम इसको इंडेक्स बना रहे थे। अब देखो यहाँ पे जो 0123 आ रहा था उसका इंडेक्स हमारा भी डेट वाला बन गया है। मतलब हमारी ये एक तरीके से यूनिक वैल्यू हो गई, इंडेक्स हो गया। और हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, हम सम करने की कोशिश कर रहे थे एक्सिस के बेसिस पे, बट ये करने नहीं दे रहा है। चलो इस पे मैं ना बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरे को भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है। एक्सिस 1 का मतलब वही है बस के जो सम हमें करना है वो उस केस में करना है, रो लेवल पे, सॉरी कॉलम लेवल पे। जब मैं इसको डायरेक्टली चला रहा हूँ तो ये काम कर रहा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि हमें जरूरत पड़ेगी उस केस में कि हमें कुछ ही कॉलम चाहिए। तो सैलरी न्यू नॉट एन इंडेक्स में क्यों बता रहा है? चलो देखते हैं, आगे दिमाग में आएगा तो करेंगे। तो अगर मुझे इसमें से एक कॉलम सेलेक्ट करना है, तो एक कॉलम सेलेक्ट करने के लिए क्या है मेरा सिंटेक्स, df3 डबल कोट्स में मैंने दे दिया सैलरी। मैं यहाँ पे ऐसे रीड कर पा रहा हूँ एक सिंगल कॉलम। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ ना, df3 और सैलरी, मैं इसको ऐसे भी एक्सेस कर सकता हूँ। हाँ, ये इसी का ही पार्ट हुआ ना। लेकिन ऐसे में और ऐसे में फर्क क्या है? इस केस में जो आपका सैलरी वाला कॉलम है, यानी जो कॉलम नेम है ये वाले, इनमें के अंदर अगर स्पेस होगा ना तो ये एक्सेस नहीं कर पाओगे आप इस तरीके से। और इस तरीके से आप किसी भी तरह के कॉलम एक्सेस कर सकते हो। तो ये फर्क है, इन दोनों को हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। एक समरी हम बना सकते हैं, एजेंट ग्रुप बाय में हो और सैलरी सम में हो। हाँ बना सकते हैं बिल्कुल। मल्टीपल कॉलम एक्सेस करना पता ही है, सिर्फ हमें लिस्ट पास करनी है। जैसे कि यहाँ पे है, एक लिस्ट बना दी, कॉमा सैलरी अंडरस्कोर न्यू। एक और होगा ब्रैकेट। ठीक तो है, क्या दिक्कत है इसको? SALRY सैलरी कॉमा सैलरी अंडरस्कोर। हाँ डॉट्स करके सम तो नहीं होगा लास्ट में? नहीं यार, ये सैलरी अंडरस्कोर न्यू कॉलम पे कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि मैंने अभी बनाया ना ये कॉलम, इसी पे दिक्कत कर रहा है। चलो देखते हैं। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सैलरी ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें एजेंट का नाम दे दो और उसके बगल में सैलरी दे दो, कम कर दो। एजेंट, हाँ अच्छा ऐसे ही दे देता है ये? नहीं नहीं, ये इसने समरी थोड़ी ना दी है, ये तो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि मल्टीपल कॉलम किस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो। इंग्लिश तो हो गया ना, तो वो मैं आगे बताऊंगा, वो समरी किस तरीके से बनानी है। अच्छा ठीक है, ठीक है। अभी इसमें काफी चीज है समरी के लिए ना, कुछ खास नहीं है समरी बनाने में। तो पहले जो काफी सारी चीजें हैं ना वो सीख लो, उसमें टाइम लगेगा। अब जैसे, ठीक है, ये चीजें जरूरी है पहले। हाँ अब जैसे देखो ये वाला कॉलम काम नहीं कर रहा ना। अब हम क्या करते हैं, अब हम सीखते हैं इसमें हम नए कॉलम किस तरीके से बनाएं। देखो दो तरीके से हम इसमें कॉलम ऐड कर सकते हैं। सबसे पहला है, जैसे कि इसके अंदर कोई कॉलम है नहीं, यहाँ पे मैं ना एक बार फिर से इसको व्यू कर लेता हूँ। अगर जैसे कोई कॉलम है नहीं इसके अंदर, या फिर
चलो ऐसे करते हैं। तो कोई कॉलम अगर है नहीं तो आप क्या कर सकते हो, BF3 मैंने दिया, कोई भी एक नया कॉलम का नाम दे दिया, AMT इक्वल टू 250। देखो इसने क्या किया, एक नया कॉलम ऐड कर दिया जिसके अंदर डिफॉल्ट अमाउंट 250 आ गया। ठीक है, अब एक बार मैं ये वाला चीज ट्राई करता हूँ यहाँ पे, जो यहाँ पे चल नहीं रही थी। जस्ट ट्राई कर रहा हूँ, क्यों नहीं चल रही थी पता लग जाएगा। देखो ये अब सम आ गया ना, उस टाइम उस कॉलम पे नहीं कर रहा, तो कुछ इश्यू है जो हमने मैनुअली बनाया है। तो ये देखो सैलरी और अमाउंट, सैलरी कितनी है 50, अमाउंट कहाँ गया, देखो सैलरी कितनी है 500, अमाउंट है 250, तो सम आ गया 750। तो इस तरीके से हम मल्टीपल कॉलम का कॉलम लेवल पे सम कर सकते हैं। देखिए यहाँ अमाउंट अच्छा कम कर दिया ना, ठीक है देखिए। हाँ सैलरी, ये वाला सैलरी कॉलम, अगर हम नॉर्मली ऐसे सम लगा रहे थे तो क्या हो रहा था, इस पूरे कॉलम का सम दे रहा था जहाँ पे भी न्यूमेरिक वैल्यू है। लेकिन हमें अगर रिक्वायरमेंट हमारी ऐसी है, हमें कुछ ही कॉलम का चाहिए, तो इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें एलियास भी दे सकते हैं ना सर, वो तो जैसे क्या अमाउंट का नाम हेडर नहीं आ रहा था, तो एक एलियास दे के उसका नाम भी दे सकते हैं ना कि टोटल अमाउंट ऐसे करके। कहाँ, यहाँ पे हाँ नहीं नहीं, यहाँ पे जैसे कि एलियास हमने अभी कैसे दे सकते। जैसे कि हमने सैलरी और अमाउंट को प्लस करके देखा है, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, सीक्वल में अरे और बिल्कुल, देखो एक्सेस में। एक्सिस 1 के बेसिस पे हमने ये सम किया। अब मुझे क्या करना है ना, एक नया हाँ कॉलम बनाना है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, DF3, एक मैंने नया कॉलम का नाम दिया सैलरी प्लस, या यहाँ पे देता हूँ मैं बोनस सैलरी। हाँ ठीक है, और ये मैंने एंटर मार हम्म। दिया। और अब मैं अगर DF3 को देखूं तो देखो यहाँ पे बोनस सैलरी ऐड हो गया। हाँ यही मैं कह रहा था। हाँ, तो ये सब चीजें अभी आगे आने वाली हैं। ये तो मैं अब, मेरे को वापस जाना था ना वो चीज सॉल्व करने के लिए, तो पता नहीं उसमें क्या दिक्कत आ रही थी, वो देखना पड़ेगा क्या है। पर ये अब चीज यहाँ पे हो गया ये। वही है सर कि डेटा खोल खोल के हमें खुद भी एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा 36 बार बिल्कुल बिल्कुल देख देख बिल्कुल। के। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सम कैसे करते हैं। यहाँ पे हमने एक नया कॉलम बना दिया, और सम करने के बाद एक नया कॉलम बना दिया। अब हम सीखने वाले हैं नया कॉलम दूसरे तरीके से। अभी देखो क्या है, जब आप नया कॉलम ऐड कर रहे हो ना, अगर इस कॉलम का नाम यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो ये हाँ उसको रिप्लेस कर देगा। एरर नहीं दिखाएगा। ने, नया कॉलम तो बनाएगा, तभी बनाएगा नया कॉलम जब ये वाले कॉलम में कोई इस कॉलम सेम नेम से अवेलेबल ना हो। हाँ लेकिन यदि ऑलरेडी सेम नेम से अवेलेबल है तो ये अगर, इसको रिप्लेस करे, इससे पहले हाँ, एरर नहीं दिखाएगा। नहीं नहीं, अगर ऑलरेडी कॉलम है पहले से तो उसको ये रिप्लेस कर देगा। अच्छा, तो डेटा भी आएगा फिर सारा। हाँ बिल्कुल, डेटा चला जाएगा, नया डेटा आ जाएगा उसकी जगह पे। हाँ दूसरा तरीका क्या होता है कॉलम्स ऐड करने का, ये होता है डेटा फ्रेम डॉट इंसर्ट। अब देखो इंसर्ट इंसर्ट में होता है, इसके लिए होता है। लोकेशन, हाँ कॉलम्स, हाँ वैल्यू, अलाउ वैल्यू डुप्लीकेट्स वगैरह देना चाहो तो दे सकते हो। तो देखो लोकेशन क्या है, मेरी लोकेशन है ये वाले मेरे इंडेक्स, जीरो इंडेक्स इंडेक्स पे एजेंट, 0 1 2 3 4 5। मान लिया मुझे ये जो अमाउंट वाला कॉलम था यहाँ ना बना करके अमाउंट के बाद बनाना है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले को ना दोबारा से रीड कर रहा हूँ। ठीक है, ये पुराना वाला डेटा आ गया। तो अब हम क्या करना है, DF5 डॉट इंसर्ट। अब मुझे कहना था कि मुझे जो कॉलम ऐड करना है 0 1 2 3 4 अमाउंट के पास करना है, तो 0 1 2 3 4 5।
मैंने कहा 5 कोमा, उसके बाद क्या आ रहा था, कॉलम का नाम, कॉलम का नाम। कॉलम का नाम मैंने दे दिया अमाउंट, और उसमें के अंदर ये मांग रहा है वैल्यू, वैल्यू मैंने दी 333। ठीक, एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, एग्जीक्यूट मैंने किया। DF, अब देखो DF, अमाउंट से पहले आ गया कॉलम, हाँ तो ये है परफेक्ट तरीका नया कॉलम ऐड करने का। इस तरीके से हमें करना चाहिए, उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा पहले से कोई कॉलम एग्जिस्ट ना करता हो। और इससे हम क्या कर सकते हैं, ये हमेशा लास्ट में कॉलम ऐड करेगा, ये हम जहां चाहे वहां कर सकते हैं। हाँ, आपने काउंटर लाइन दे दिया ना। हाँ, तो देखो 1 2 3 4 5, हाँ। छठे नंबर पे इसने ऐड कर दिया, क्योंकि अगर हम 0 से स्टार्ट करें तो 5th नंबर पे आएगा ये। कई बार हम सर मैं ऐसे, हाँ 10-15 मिनट में मैं अभी आ रहा हूँ। आप वीडियो ऑन है ना सर इसका? हाँ ठीक है, मैं 10-15 मिनट में आ रहा हूँ, आप कैरी ऑन रखो, मैं आ रहा हूँ। थोड़ा अंसारी, अर्जेंट सर, थोड़ा। हाँ हाँ, कंटिन्यू। ठीक है। अब जैसे एक कॉलम इंसर्ट कर दिया है अमाउंट, अब जैसे कि हम यहाँ पे 333 कर दिया, हम यहाँ 0 भी दे सकते थे बिल्कुल। 0 के लिए। अब इससे क्या होगा कि नया कॉलम ऐड हो गया, हम उस कॉलम पे कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि अमाउंट इक्वल टू, मैंने कहा डीएफ अमाउंट प्लस 5 कर दो, या कोई और वैल्यू है आपके पास वो दे दो, मान लिया प्लस 100 कर दो। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं और डीएफ 5 को देखूं, तो देखो 333 में प्लस 100 होने के बाद 433 आ गया। कोई भी ऑपरेशन आप अप्लाई कर सकते हो उस पर, या इस तरीके से ना करके जैसे हमने यहाँ पे किया था, अमाउंट के अंदर DF5 अमाउंट को प्लस कर दो, अमाउंट को प्लस करने की बजाय यहाँ पे हम वही सम वाला लगाते हैं, कोमा अमाउंट हो गया और ये वाला सैलरी हो गया, डॉट सम एक्स इज इक्वल टू 1, ये वाला काम कर दो। ठीक है, मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। एक सिस्टम डिफाइन है ना आपका? हाँ, अभी तक अंसारी सब हर चीज हम सिस्टम डिफाइन यूज कर रहे हैं। और ये -1 देना जरूरी है इसके साथ? -1 कहाँ है, अच्छा, इक्वल टू 1 है। इक्वल टू 1 है। 1 का मतलब है कॉलम्स, ऐसे यहाँ पे कॉलम्स भी लिख सकते हो, हम्म। कॉलम्स नहीं होगा, कॉलम होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। तो देखो इसने क्या किया, अमाउंट के अंदर 500 सैलरी जोड़ दिया, प्लस 433 पहले आ रहा था, तो 933 हो गया। ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब देखो जो ग्रुप बाय की हम बात कर रहे थे, ग्रुप बाय किस तरीके से काम करता है, और ग्रुप बाय मतलब ग्रुप बाय तरीका है, एग्जैक्टली ग्रुप बाय नहीं है। अच्छा, आप कोई नोट्स बनाते हो कि मुझे आज ये बताना है, आज ये बताना है? हाँ सारी ये तो बनाता हूँ, लेकिन वो उस तरीके से नहीं बनाता कि मैं शेयर कर सकूँ। अच्छा। हाँ, उस तरीके से मैंने बोला था मैं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता। सही बात है। मतलब वैसे नोट्स तो ज्यादा काम आते हैं, जैसे सेलेक्ट हो गया कि आज हमने सेलेक्ट के बारे में पूरा पूरा पढ़ा, उसके बाद ज्वाइन हो गया कि मैंने ज्वाइन के बारे में पूरा पढ़ा, ग्रुपिंग हो गया, ग्रुपिंग के बारे में पूरा पढ़ा। ऐसा मतलब अगर बनाते हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। वो अंसारी उसे बनाने के लिए ना हम्म। थोड़ा टाइम और फ्री माइंड चाहिए, पर मैं बनाऊंगा, मैंने बोला था तो मैं बनाऊंगा। हम्म। तो चलो आगे कट चलते हैं, ठीक है। अब जैसे मुझे क्या करना है, मुझे देखना है एजेंट वाइज इसमें कितनी वैल्यू आ रही है। तो मैंने कहा डीएफ एजेंट डॉट
वैल्यू काउंट। देखो अभिषेक कुमार 2 बार आ रहा है, अशोक कुमार 2 बार, प्रवीण कुमार 1 बार और ये 1-1 बार। इसमें काउंट्स चलता है क्या? हाँ। ओके। अब जैसे तुम्हें क्या निकालना है, एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, तुम्हें निकालना हाईएस्ट नंबर ऑफ वैल्यू। ऐसे एजेंट निकालने हैं, ऐसा एक एजेंट निकालो जिसकी हाईएस्ट नंबर ऑफ काउंट है, मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है इस रो में। तो आप क्या ठीक करोगे, है। df5 एजेंट डॉट वैल्यू काउंट डॉट हेड और यहाँ पे पास कर दोगे 1, तो सिर्फ पहली रो रिटर्न करेगा। तो एक अभिषेक कुमार ऐसा एजेंट है जिसके हाईएस्ट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। ऐसे ही मैं अगर सैलरी न्यू की बात करूं तो इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स किस अमाउंट के आ रहे हैं, तो सेम चीज मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। कई बार होता है ना कि नंबर 1 रिकॉर्ड ऐसे निकालो जिसका हाईएस्ट नंबर ऑफ काउंट है या सम है, हम्म। उस केस में। इसमें यार कुछ दिक्कत है, कॉलम में ही दिक्कत है, इस कॉलम को ना हटाना ही पड़ेगा। तो 10,433 एक ही एक ऐसा हाईएस्ट नंबर है जिसकी नंबर ऑफ रोज एक ही बार आ रही है, तो सभी की एक ही बार है इसमें। तो या यहाँ तो टू करे तो टॉप 2 दिखाएगा। हाँ, अब ब्रांच में देख लो, सेंट्रल ब्रांच 4 बार आ रही है इसमें, नंबर हाईएस्ट नंबर ऑफ रिकॉर्ड सेंट्रल ब्रांच के हैं। हम्म। इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है। नहीं, मैं ये कह रहा था कि हेड 1 जो आपने डाला है, यहाँ पे हम 2 अगर करें हाँ, तो 2 टॉप डाल 2 सकते हो तो टॉप 2 आ जाएगा, जैसे हमने उसमें टॉप 10 टॉप 20 निकालते हैं। ये तो छोटा सा डेटा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे 10 डाल दो तुम, 10 रोज आ जाएंगे, लेकिन 10 अवेलेबल ही नहीं है इसमें। हम्म। 200 डालो तो सेंट्रल 200 आएंगे। सेंट्रल 4, नॉर्थ कंट्री 2, वेबसाइट 1। हाँ तो देखो, सेंट्रल 2 3 4, नॉर्थ कंट्री 2, वेस्ट साइड 1 बार। तो कल मैंने तुम्हें बताया था ड्रॉप एन है, जैसे कि कोई वैल्यू इसमें ब्लैंक होती है, उसके लिए हम समझते हैं, मैं इसको एडिट कर रहा हूँ और इसको एक्चुअली ठीक ही कर देते हैं यहीं से, या यहीं से करना ठीक नहीं रहेगा, वहां से ही करेंगे। अभी के लिए कर देते हैं, बाद में देखेंगे उसको, क्योंकि काफी चीजें हमें इसमें भी देखनी है। अब मैं एक एंट्री इसमें ऐड कर रहा हूँ, 1 2 3 4, 4 एंट्री इसमें ऐड कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं कुछ कुछ डेटा को ब्लैंक कर दूंगा। कितने कोमा है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा देखो अंसारी, इसमें एरर पता है क्यों आ रहा है, हम्म। यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, ओके। इसलिए हम उसको रीड नहीं कर पा रहे, अब नहीं आएगा। तो ये अच्छा, डेटा ना, वहाँ हाँ, स्पेस दे के सैलरी न्यू लिखते तो शायद आ जाता। तो आ जाता। ठीक है, तो ये ना कुछ डेटा मैंने इसमें सिर्फ ब्लैंक किया है, तो ब्लैंक करने के बाद मैं यहाँ पे डेटा दोबारा से इसको रीड करूंगा। 5 की जगह इस बार मैं 7 दे रहा हूँ। ये हो गया इंडेक्स को लिए, क्या कह रहा है इसमें, कहीं पे डेटा जो है एक्स्ट्रा हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
1 2 3 4 5 6 7 8 9। नौवा कॉलम नहीं, नौवा कोमा नहीं होगा, 8 ही होगा। 6 7 8 9 10। यहाँ पे एरर है ना ये। नहीं आंसर, तो 8 ही तो चाहिए 9 कॉलम के लिए, कॉमा तो 8 ही चाहिए हमें। एक और है, एक और है, एक जगह लास्ट में और कोमा है। नहीं कॉमा तो ठीक है, मैंने ब्लैंक छोड़ा है ना। अच्छा, हम्म, ये मुझे लग रहा है कोमा 9 नहीं होना चाहिए, ये 8 ही होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोमा तो 8 होंगे हाँ। लेकिन यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे कहीं पे फिर से एक गड़बड़ हुई है। अच्छा, ये पता है इन सारी क्या गड़बड़ है? हम्म ये गड़बड़ इसकी है, ये जो ये कोमा आ रहा है ना यहाँ पे, हम्म ये वाला एक्चुअल में न्यूमेरिक वैल्यू में कोमा को वो एज ए वैल्यू ले रहा है, जो कि वैल्यू नहीं होना चाहिए। यही होता है ना मैनुअल डेटा बनाना कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है इसमें। अब आई थिंक ठीक हो जाना चाहिए। CSV फाइल वगैरह अगर हम मैनुअल बनाने लगे तो, या तो सिंपल डेटा हो बिल्कुल। अब क्या कह रहा है ये? लाइन 6, लाइन 6 में भी एरर है। 1 2 3 4 5 6, ये ध्यान ही नहीं दिया। बंद मत करो, ऐसे ही रहने दो, सेव कर। नहीं तो अंसारी रीड नहीं करेगा क्या? ये रीड भी तो कराना है इसको। ओपन फाइल में रीड कैसे करेगा? नहीं करता। नहीं। अब कहाँ पे कह रहा है, कहीं और भी कॉमा है क्या? लास्ट में है, इसी में। नहीं, ये तो मैंने ब्लैंक छोड़ दिया ना वैल्यू। ठीक है फिर। 9 टाइटल लगा। और 10 कहाँ पे है? लाइन 7 पे। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। हथियार बता। अरे यार, देखो अंसारी, डेटा किस तरीके से आ रहा है। देखो यहाँ ब्लैंक है, हम्म यहाँ ये पूरी रो ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक आ रहा है, यहाँ ब्लैंक आ रहा है। हम्म अब देखो ब्लैंक्स को कैसे हैंडल करते हैं। अब इसके अंदर एक मेथड होता है df7.drop_na। ओके। इस मेथड में अगर हम सिर्फ ये मेथड लगाएंगे, हम्म देखो ये क्या करेगा, जहां पे भी इसको na मिलेगा सब उड़ा देगा। ये वाली लाइन बट उड़ा इस दी, ये वाली लाइन उड़ा दी, ये वाली भी उड़ा दी। हम्म तो ड्रॉप na करेंगे तो इसका मतलब है ड्रॉप ऑल द records where value is null। रो ही उड़ा दे रहा है, आप रो लिखो यहाँ, ड्रॉप ऑल द रो। रिकॉर्ड का मतलब रो ही होता है आंसर ही। ठीक है। हम्म अब
अब बात करते हैं इसके अंदर किस तरीके से हम काम करते हैं। df7 ड्रॉप na, इसमें एक पैरामीटर होता है हाउ। ठीक है, हाउ मतलब अगर एनी डिफॉल्ट वैल्यू, एनी का मतलब कहीं भी ब्लैंक मिले पूरी रो गायब कर दो। हम यहाँ पे करेंगे ऑल, मतलब ऑल रोज अगर ब्लैंक हैं तभी उस रो को उड़ाओ। मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो देखो सिर्फ लास्ट वाली रो गई है, बाकी वाली रोज नहीं गई। ठीक है, और इसमें ब्लैंक की जगह पे नन लिखता है। नैन लिखता, नैन नॉट ए नंबर, ओके, डिलीट्स रोज वेयर ऑल वैल्यूज आर नल। अब जैसे कि कॉलम डिलीट करना है तो इसमें वही एक्सिस वाला पार्ट है, एक्सिस इक्वल टू 1 कर देंगे या एक्सिस इक्वल टू कॉलम कर देंगे तो कॉलम डिलीट कर देगा। अब जैसे मैंने किया df7 डॉट ड्रॉप एन ने एक्सिस 1, तो देखो कहाँ कहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, देखो कुछ भी नहीं छोड़ा इसने, सब डिलीट मार दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेरा डेटा है हर कॉलम में एक ना एक ब्लैंक आ रहा है। तो क्योंकि इसमें डिफॉल्ट पैरामीटर जो है वो ये जा रहा है हाउ इक्वल टू एनी, अगर हम यहाँ पास करेंगे हाउ इक्वल टू ऑल, अब ये क्या करेगा, ये कुछ भी रिमूव नहीं कर पाएगा। क्यों उसको पूरा पूरा कॉलम ब्लैंक चाहिए तभी वो रिमूव करेगा। ठीक है, कुछ भी रिमूव नहीं किया। अब हम चाहते हैं जैसे सैलरी न्यू वाला कॉलम है उसको रिमूव करें, तो उसको रिमूव करने के लिए हम यहाँ दे सकते हैं नया बना दो और उसे छोड़ दो, कमेंट दे। मैं कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ सैलरी अंडरस्कोर न्यू वाले कॉलम पे काम करो और ड्रॉप कर दो। अब देखो यहाँ पे नैन था, NaN वैल्यू ब्लैंक, इसने रिमूव कर दिया। लेकिन इस वाले कॉलम में देखोगे तो यहाँ अभी भी ब्लैंक है, यहाँ अभी भी ब्लैंक है, तो ये है मेरा कॉलम वाइज रिमूव करने के लिए। इसी तरीके से बाकी पैरामीटर लगा के अपने अकॉर्डिंग हम काम कर सकते हैं। अब जैसे मुझे ये वाला कॉलम जैसे कि ये वाला कॉलम रिमूव करना है, ये और ये इन दोनों पे काम करे, बस क्या करूंगा यहाँ मैं लिस्ट ऑफ कॉलम्स पास कर दूंगा जैसे कि हम हर जगह करते आए हैं। तो ये इन दोनों कॉलम को रिमूव करेगा अकाउंट टाइप, जहां पर ये ब्लैंक होगा, इन दोनों कॉलम के बेसिस पे जहां ब्लैंक मिलेगा। ठीक है, ब्रैकेट एक कम है उधर, तो ये वाला ब्लैंक जहां पे था वो भी रिमूव हो गया। अब ये तो रिमूव करने की बात हो गई, पूरी पूरी रोज ही रिमूव करना। लेकिन अब हम बात करेंगे, हमें वो कॉलम चाहिए, हमारे लिए काम की चीज है। अभी तो हम बात कर रहे थे सिर्फ रिमूव करने का, तो जैसे मतलब रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग। अब तो मैं df7 की जगह 8 करके इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ एक बार। df8 में मेरा 8 आ गया। अब हम करते हैं कि इसको फिल कैसे करें, मतलब जब ब्लैंक है उसको हमें यूज करना है। तो df8 एक इसमें होता है फिल na, अगर मैं फिल na में 0 पास कर दूं तो ये सबको 0 से फिल कर देगा। डेट वाले की जगह पे नहीं करा। नहीं, वो तो इंडेक्स है अंसारी, इंडेक्स पे हम ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते। इंडेक्स है ये।
इंडेक्स बना दिया ना यहाँ पे, ये देखो ये हटा दो यहाँ से। अच्छा, इंडेक्स आपने लिख रखा था, हाँ, इंडेक्स कॉलम। तो आप देखो ये इंडेक्स नहीं है, इंडेक्स नया बना दिया इसने। अब अगर मैं इसको चलाऊंगा तो ये डेट वाले की जगह पे भी 0 करेगा, ये देखो 0 कर दिया इसने। तो ये तो हो गया सिंपल तरीका विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। अब हम करते हैं आगे df8 डॉट fill na। अब फिर वही वाला केस आ जाता है कि किस तरीके से कहाँ कहाँ से करना है। ठीक है। अब जैसे कि मैं इसको बोला कि भाई जो ये सैलरी वाला कॉलम है, सैलरी वाले कॉलम पे फिल एन ए करो और जहां पे सैलरी नहीं है वहां पे 0 कर दो, 0.0। क्यों? क्योंकि मेरा है फ्लोट में है। हम्म 0.0 कर दिया। हम्म इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं कि क्या होता है जब भी हम ऐसे काम करते हैं ना, तो ये हमारा काम इसके अंदर नहीं हो रहा, DF8 के अंदर नहीं हो रहा। ये काम हमें करके दे रहा है और एक सिर्फ एक चीज पे करने के बाद इसके लिए एक पैरामीटर होता है। अभी अगर देखो DF8 चेक करोगे ना, हम्म उसके अंदर देखो सैलरी के अंदर एज इट इज NAN है। भले ही मैं इसको कितना भी एग्जीक्यूट कर लूं लेकिन उसमें ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमें एक सेपरेट लिस्ट बना के, हम ये नहीं कह रहे उसको कि उसी में चेंज कर दो। तो यहाँ पे एक पैरामीटर होता है इन प्लेस। अगर हम इन प्लेस पैरामीटर में ट्रू पास कर देंगे तो अब देखना यहाँ पे DF8 में ये इन प्लेस में ये कर देगा। तो यहाँ पे देखो सैलरी जहाँ पे है वहां इसने 0.0 कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से सैलरी में किया है हमने, और इसी तरीके से हम यहाँ पे भी कर सकते हैं सैलरी न्यू पे, और क्या है अमाउंट पे भी कर सकते हैं। ये मैंने सारा एग्जीक्यूट कर दिया। तो जहां जहां पे हमारी वैसी वैल्यूज थी वहां वहां पे हमने एन की जगह ये कर दिया, डिफॉल्ट वैल्यू 0.0। और जहां हमारी टेक्स्ट वैल्यू होगी वहां हम टेक्स्ट में कुछ और कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू में हम करें फिल एन ए, हम जैसे ब्रांच में करना चाहते हैं, फिल एन ए ब्रांच में फिल एन ए कर दो कि नो ब्रांच। DF8, तो देखो यहाँ पे नो ब्रांच आ गया। तो इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये तो हो गई। अब आती है कन्वर्जन की बात। अब कन्वर्जन कैसे? मान लिया ये डेटा आपका डेट में है। अगर ठीक है। अभी अगर तुम इसका इन्फो देखोगे ना DF8 डॉट इन्फो, तो ये ऑब्जेक्ट में दिखाएगा, डेट ऑब्जेक्ट में आ रही है यानी एज ए स्ट्रिंग आ रही है, सैलरी न्यू फ्लोट आ रही है। और देखो मेमोरी यूसेज कितना हो रहा है, 920.0 प्लस बाइट। अगर हम इसको प्रॉपर कन्वर्ट करें तो देखो इसका मेमोरी साइज भी कम होगा और हमें काम करने में भी आसानी होगी। अब जैसे कि एज सैलरी न्यू की बात करें, ये नंबर फ्लोट है, 100.0.0 का आ रहा है। अगर हम इसको इंट में कन्वर्ट कर दें तो चलेगा? चलेगा। हाँ, तो कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो मैंने कहा DF8 कॉलम का नाम डॉट एज टाइप, तो यहाँ पे मैंने पास कर दिया इंटीजर। तो अब देखो सारी वैल्यू इंट में कन्वर्ट हो गई। बट वही ये अभी DF8 पे काम नहीं किया इसने। DF8 में हमें चेंजेस कराने के लिए यहाँ कराना पड़ेगा इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। अच्छा, इन प्लेस एज टाइप में इन प्लेस नहीं होता है, तो कुछ जगह पे इन प्लेस आपको मिलेगा, कुछ जगह पे नहीं मिलेगा। तो जिस जगह पे नहीं होता है तो हम उसको इस तरीके से कर सकते हैं, DF8 वो वाला कॉलम इक्वल टू किसके हो जाए, सैलरी न्यू डॉट एज टाइप इंटीजर। अगर मैं DF8 को देखूं
तो पहले क्या आ रहा था, पहले फ्लोट में था, अब कन्वर्ट होके इंटीजर में आ गया। इसी तरीके से हमें अपने अकॉर्डिंग कोई कॉलम अगर अपने अकॉर्डिंग नहीं आया तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे इंट में किया है, मान लिया, अब इसको डेट को तो हम ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते, और अमाउंट को फ्लोट कर सकते हैं, इंटीजर कर सकते हैं, और ये जैसे ब्रांच है किसी और उसमें आ गया है तो इसको कन्वर्ट करना है हमें, स्ट्रिंग में कर सकते हैं, या फिर ये पहले से इंटीजर है मुझे फ्लोट में चाहिए, फ्लोट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ओके। तो अब जैसे ये वाला है, ये पहले से इसी को ही करते हैं, चलो सैलरी न्यू है, सैलरी न्यू इंट में पहले से है, फ्लोट में करना है मुझे, मैं फ्लोट में इसको कर सकता हूँ, ये फिर से फ्लोट में आ गया। ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्लोट कोमा इंट, कोमा फ्लोट होता है, इंट होता है, और आपका str होता है, तो डेट टाइप का आगे अलग तरीके से होता है, डेट टाइप वो आगे बताते हैं। ठीक है। अब इसमें देखो यूनिक नंबर कैसे फाइंड करते हैं। अब जैसे मैं एजेंट की बात करूं तो मेरे एजेंट इसमें कितने हैं, तो df8 एजेंट डॉट n यूनिक, तो आंसर सिर्फ 5 एजेंट आ रहे हैं, लेकिन हमारा रिकॉर्ड देखो कितना ज्यादा आ रहा है। अच्छा तुम्हें एक चीज नहीं दिखाई मैंने इसमें, df8 डॉट इन्फो 920.0 बाइट, यहाँ पे कितना आ रहा था 920, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखो साइज कम करने का तरीका, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर बड़ा डेटा होता तो फर्क पड़ता, तो हमने ये चीज ठीक करी है। ठीक है, इसी तरीके से जब हम यूनिक करते हैं तो हमारे सिर्फ 5 एजेंट हैं, और यहाँ पे ये जो डुप्लीकेट आने के बाद ना हमारा डेटा जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि ये बार बार आ रहे हैं। जैसे हम एक्सेस में अगर हमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स चाहिए होते हैं तो उसकी जगह पे हम आईडी दे देते हैं ना, हाँ जी। कि जैसे 2 टेबल बना दी, एक में से सिटी आ रहा है और एक में ट्रांजैक्शन आ रहा है, तो ट्रांजैक्शन टेबल में सिटी पास ना होकर के सिटी की आईडी पास हो जाएगी। उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो df8 एजेंट जो है, हम उस एजेंट को एज ए कैटेगरी पास कर सकते हैं। तो अब देखो क्या होगा, हमारे डेटा फ्रेम पे हमें डेटा देखने में कोई फर्क नहीं पड़ा, डेटा ऐसे ही आ रहा है। लेकिन अगर मैं df8.info करूं अभी, तो इसका साइज देखना, पहले कितना आ रहा था 900 के भी आ रहा था, 9 के भी आ रहा था, अरे तो बढ़ गया घटने की बजाय। 1.0 के भी आ रहा है। देखो ये कन्वर्ट हो गया कैटेगरी में। अब ये बढ़ना नहीं चाहिए, बड़े डेटा पे काम करेंगे तो ये नहीं बढ़ेगा, बट यहाँ पे बढ़ा हुआ दिख रहा है थोड़ा सा, बढ़ना नहीं चाहिए। इसका एक्चुअल मीन यही है कि हम जब कैटेगरी वगैरह में कन्वर्ट करते हैं, अब जैसे कि मैं अकाउंट टाइप को अगर कैटेगरी में कन्वर्ट करूं तो एक्चुअल में साइज घटना ही चाहिए। बढ़ रहा है।
बढ़ रहा है, बड़े डेटा पे नहीं बढ़ेगा ऐसे। तो हमने कैटेगरी टाइप के बना दिए। तो अभी बड़े डेटा पे दिखाऊंगा, एक्चुअल में घटना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है अंसारी, अब बात करते हैं सॉर्टिंग की। सॉर्टिंग बहुत जरूरी है। हाँ। अब मैं फिर से इसको, कहाँ गया, आ, आ, ये मैं फिर से उठा रहा हूँ और अब फिर से नए डेटा पे काम करते हैं। इसको 8 की जगह 9 कर देता हूँ। सॉर्टिंग हमारी कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो सॉर्टिंग करने के लिए इसमें एक मेथड होता है df9 डॉट सॉर्ट वैल्यूज। दिख नहीं रहा सर? कहाँ टाइप हो रहा है? परेशान आ गए हो तुम? हाँ सर मैं आ गया। अब देखो df9 और सॉर्ट वैल्यूज करके मेथड होता है इसमें। अब इसमें कुछ पैरामीटर होते हैं जैसे कि बाय और एक्सिस। सबसे अरे पहले अंसारी तो यहाँ कोई सब्जी वाला आया हुआ है, बहुत होकर आवाज कर रहा है। हाँ, आपके यहाँ पे किसी के पास सब्जी वाला साउंडिंग कर रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा, बाय और एक्सिस असेंडिंग इन प्लेस काइंड एन पोजिशन इग्नोर इंडेक्स की वैल्यू। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, बाय एक्सिस असेंडिंग इन प्लेस और एन पोजिशन को हम इसमें यूज करके शॉर्टिंग करेंगे। बाकी जैसे अपने रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो हम सीख सारी लेते हैं। मैंने कहा बाय इक्वल टू किस कॉलम के बेसिस पे करनी है, अकाउंट टाइप। देखो अकाउंट टाइप सी, अच्छा सब में एक ही है। और देखो एन करके जीरो सबसे लास्ट में आ गई वैल्यू जो भी ब्लैंक है, तो उसके अकॉर्डिंग इसने शॉर्ट कर दिया। यही चीज शॉर्ट हो, जो डिफॉल्ट वैल्यू है इसकी शॉर्ट की वो होती है असेंडिंग। अगर मैं इसमें असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स पास कर दूंगा ASCEN असेंडिंग, तो खैर इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम एजेंट पे करते हैं ये चीज। तो V लास्ट में आना चाहिए, पहले आ गया क्योंकि असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स हो गया, और डिफॉल्ट ये ट्रू होता है। अगर मैं ऐसे करूंगा तो ए नाम वाले ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब इसी तरीके से अभी अगर मैं इसको चेक करूं df9 को, देखो उसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ होगा, वो एज इट इज है। मैंने इसको एग्जीक्यूट करूंगा, इसके अंदर कोई नहीं चेंज हुआ, तो उसके लिए हमारा एक पैरामीटर होता है इन प्लेस पैरामीटर। अगर इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कर दोगे तो ये वाले जो चेंजेस हैं वो df9 के अंदर हो जाएंगे। तो अभी अगर मैं देखो इन प्लेस ट्रू नहीं करता हूं तो ये असेंडिंग सॉर्टिंग तो करेगा लेकिन हमें दिखाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ df9 ले रहे हैं। यहाँ पे देखो शॉर्टिंग तो करेगा, शॉर्टिंग कर दी इसने, लेकिन अगर मैं अभी भी df9 को चेक करूं तो इसमें चेंजेस नहीं हुए, ये ऐसे कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं पैरामीटर पास कर दूं इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, तो ये df9 के अंदर चेंजेस ये वाले करके शॉर्टिंग कर देगा। देखो इसका इंडेक्स हिल गया, शॉर्टिंग इसका मतलब हो गई है इसमें।
तो जो इसमें बस ये चीज ध्यान रखने वाली है, जब भी हम शॉर्टिंग करते हैं नल वैल्यूज हमेशा लास्ट में आएंगी। जैसे कि देखो मैं सैलरी न्यू के बेसिस पे अगर शॉर्टिंग करूं यहाँ पे, जो इसमें जो नल वैल्यूज आ रही है ना वो नीचे आ जाएंगी। देखो नल वैल्यूज नीचे आ गई। तो इसमें अगर हमें नल वैल्यूज ऊपर चाहिए या कहीं और चाहिए तो उसके लिए हमारा एक और इसमें पैरामीटर होता है एन पोजिशन। अभी डिफॉल्ट क्या होता है, डिफॉल्ट होता है फर्स्ट, मैं इसको देता हूँ लास्ट। सॉरी, डिफॉल्ट होता है लास्ट, मैं इसको देता हूँ फर्स्ट। बताओ ये काम किया कि नहीं किया? सर ये काम तो नहीं किया, प्लस ये जो फर्स्ट है ये डिफाइन थोड़ी है, क्योंकि इसको तो आपने इसको इंटीरियर करके दिखाया है। ये डिफाइन, ये एन पोजिशन डिफाइंड है, इसके अंदर वैल्यू तो हम ही पास करेंगे ना। हाँ वही मैं कह रहा कि फर्स्ट जो है ये डिफाइन थोड़ी है। हमारी आवाज नहीं आ रही, मैं समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं कह रहा हूँ जो फर्स्ट है हाँ, ये डिफाइन थोड़ी है। नहीं तो वैल्यू पास कर रहे हैं ना हम। ये एन जो पोजीशन है ये आर्ग्यूमेंट लेता है, इसको आर्ग्यूमेंट हम फर्स्ट और लास्ट ही पास कर सकते हैं दो तरीके से। अच्छा आप उसको वैल्यू दे रहे हो, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। क्या यहाँ 23 दे दूं? नहीं मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, आप समझ में आ गया कि आप उसको वैल्यू दे रहे हो। मैं फर्स्ट का मतलब ये हाँ, समझ रहा था कि आपने एन को कह रहे हो कि आप सबसे टॉप पे ले आओगे। हम कह रहे हैं कि जो एन पोजीशन है, जो एन की पोजीशन ये लास्ट में आ रही है ना, हाँ हम इसको ऊपर लाना चाहते हैं। तो देखो ये हाँ काम किया है, लेकिन अभी मैंने बताया था ना इन प्लेस पैरामीटर, या तो मैं इसको ऐसे देखूं, इसको हटा दूं यहाँ से। देखो ये काम किया है, एन ऊपर आ गया, लेकिन इसने चेंजेस नहीं किए DF9 में। अगर मैं DF9 को देखूं तो DF9 एज इट इज ही है। तो इसी के यूज लिए करना मैंने पड़ेगा। बताया था इन प्लेस पैरामीटर जो होता है उसमें अगर हम ट्रू पास कर देते हैं ना तो ये चेंजेस इसके अंदर हो जाते हैं। देखो ये चेंजेस हो गए और ये एन वैल्यू ऊपर आ गई। समझ आया? हाँ सर, अंसारी की आवाज नहीं आ रही? अंकल की आवाज बंद है। अच्छा, अब इसी में सेम चीज हम ये भी कर सकते हैं कि DF9 शॉर्ट वैल्यूज बाय सैलरी न्यू एन पोजिशन फर्स्ट कोमा असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स। अभी देखो असेंडिंग इक्वल टू ट्रू था, हम यहाँ फॉल्स पास करा सकते हैं, जिससे कि काम सारा वैसा करेगा और रिटर्न में हमें एन वैल्यूज ये ऊपर ही देगा। पहले क्या हो रहा था, स्मॉल वैल्यूज ऊपर आ रही थी, एन ऊपर आ रहा था। अब क्या हो रहा है, एन तो ऊपर आ ही रहा है, लेकिन अब लार्ज वैल्यू ऊपर आ रही है, तो हमने डिसेंडिंग चेंज कर दिया। अब ये तो हो गई, एक कॉलम पे आप शॉर्टिंग कर रहे हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है मुझे एक कॉलम पे नहीं दो कॉलम पे करनी है। हाँ तो दो कॉलम पे शॉर्टिंग किस तरीके से करते हैं, तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, दो कॉलम के केस में आप सेम वही जो हम अभी तक यूज करते आ रहे हैं, आप लिस्ट पास कर सकते हो। इसमें देते हैं एजेंट, एजेंट से के बेसिस पे करनी है मुझे और ब्रांच के बेसिस पे। देखो पहले एजेंट ए और ब्रांच सेंट्रल आ गई, उसके बाद नॉर्थ, दोनों के बेसिस पे हो गया। लेकिन अभी दोनों के बेसिस पे क्या हो रहा है, असेंडिंग इक्वल टू ट्रू, यानी असेंडिंग में हो रहा है। आप यहाँ क्या कर सकते हो, कोमा असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स कर दो। लेकिन अभी क्या होगा, दोनों के केस में, दिखेगा नहीं। दोनों के केस में फॉल्स हो जाएगी। हाँ तो जब मल्टीपल केस आता है करने का असेंडिंग डिसेंडिंग, तो जिस तरीके से आपने यहाँ पे लिस्ट पास की है उसी तरीके से आप यहाँ पे भी लिस्ट पास कर सकते हो। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि एजेंट तो असेंडिंग हो लेकिन हाँ ब्रांच डिसेंडिंग हो जाए। ध्यान से ध्यान देना। तो ये
ये आ गया। एजेंट असेंडिंग हो गया, ब्रांच डिसेंडिंग हो गया। तो एजेंट के अकॉर्डिंग पहले नॉर्थ आ गया। अब इसी तरीके से इसमें इन प्लेस और एन ए पोजिशन वगैरह ये सब चीज़ें सेट हो सकती हैं। तो बस इसमें यही चीज़ नहीं थी, तो मैंने सिर्फ यही चीज़ बताई है, बाकी आप कर सकते हो। ठीक। उसके बाद एक छोटी सी चीज़ इसी में ही है। अब जैसे ये पूरा पूरा डेटा तो आपने असेंडिंग में कर दिया और अपना काम कर लिया, लेकिन आपको ये फिर से वापस उसी पोजीशन में चाहिए जिस पोजीशन में था। तो पुराना वाला चला देंगे, हाँ, पुराना वाला कोड चला देंगे, नहीं पुराना वाला नहीं कोड चला देंगे। नहीं नहीं, पुराने वाला कोड क्यों चलाओगे? फिर तो मान लिया तुमने कुछ चेंजेस कर दिए बीच में और फिर असेंडिंग डिसेंडिंग भी कर दिया, पुराना कोड चला दोगे तो पूरा सभी गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे अच्छा हाँ, यहाँ पे लेकिन फिर आप होगा, हमने हमने जो कोड रिकॉर्ड कर रखा है हम उसको भी तो आगे फिर ठीक कर सकते हैं ना। नहीं, आप इसको शॉर्ट इंडेक्स कर सकते हो। अच्छा। शॉर्ट इंडेक्स करोगे तो जो जैसा था वैसे ही आ जाएगा, लेकिन आपके चेंजेस जो आपने किए थे वो सब रहेंगे। मान लिया जैसे अच्छा आपने यहाँ पे अच्छा। ब्रांच में एन की जगह कुछ और डाल दिया था, सारे चेंजेस कर दिए थे। अगर तुम सिर्फ यही वाला कोड चला दोगे बार बार, ये कौन सा वाला, हाँ, ये वाला, तो यहाँ से तो मेरा बेसिक डेटा आ जाएगा जो मेरी फाइल में है। अच्छा। हाँ, मान लिया तुमने यहाँ ये वाला चला दिया, उसके बाद इतने सारे चेंजेस किए हैं, वो सब नहीं हम्म। रहे, तो इसलिए शॉर्ट ये इंडेक्स इसी काम में आता है। आप शॉर्ट इंडेक्स कर दो, वही असेंडिंग डिसेंडिंग फॉल्स करके, तो जैसे चाहिए आपको हम्म। वैसे वो डेटा अकॉर्डिंगली मिल जाएगा। अब इसमें एक चीज होती है, देखो रैंक, एक रैंक भी होती है, रैंक का भी हमें कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। कभी कभार ही होता है। हाँ, तो वो रैंक भी लगा सकते हो। रैंक लगाने का भी सिंपल सिंपल तरीका है। अब जैसे सैलरी के बेसिस पे मैं क्या करता हूँ, इसको पहले शॉर्ट, शॉर्ट करने की मेरे को जरूरत ही क्या है। तो आपने किया ही है। DF9 हम्म। सैलरी डॉट सैलरी। रैंक, रैंक मैंने लगा दी यहाँ पे। देखो रैंक आ गई। रैंक जहाँ पे ब्लैंक है वहाँ पे नहीं आई, बाकी जगह पे रैंक बन के आ गई। तो जहाँ पे सेम वैल्यू होगी सैलरी में, वहाँ पे सेम रैंक बन के आ गई। अब ये रैंक आप किस तरीके से लगा रहे हो, अभी कैसे आ रही है रैंक? जैसे मेरा 12,438 है, तो 12,438 पे 10 नंबर आ रहा है, जबकि हमें इसका उल्टा चाहिए, जितना ज़्यादा सैलरी है उतना नंबर 1 पे चाहिए वो। हाँ तो वही हम है। यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, रैंक में असेंडिंग इक्वल टू अच्छा। फॉल्स लगा सकते हैं, तो ये फिर उसके हिसाब से काम है। अब देखो थर्ड वाला वन फर्स्ट नंबर पे आ गया, मतलब सबसे हाईएस्ट सैलरी फर्स्ट नंबर। हम्म। तो फिर आप इसके हिसाब से डॉट रैंक के हिसाब से, या फिर नया कॉलम बना दो आप यहाँ पे, इक्वल टू DF9 रैंक इक्वल टू DF9 सैलरी ये, और यहाँ पे DF9 देखो रैंक आ गई। अब रैंक के बेसिस पे शॉर्ट कर दो, DF9 डॉट शॉर्ट वैल्यूज बाय इक्वल टू रैंक। अब जो भी काम कराना है इस पे करा सकते हैं। अच्छा, 22 है। शॉर्ट हो गया है, तो हाईएस्ट सैलरी मेरी ऊपर आ गई होगी 12,438। ये मेरे को दिख रहा है। अब जैसे रैंक आ रही है, रैंक हमारी उसमें आ रही है, खैर रैंक तो हमें इसी तरीके से चाहिए होती है, वो तो अकॉर्डिंगली एवरेज वगैरह लेके बना रहा है। फिर एक और चीज होती है, अब जैसे मैंने कन्वर्जन बताया था, उस कन्वर्जन में डेट नहीं बताया था। तो डेट अभी जो आ रही है, अगर मैं देखूं DF9.info, हम्म। ये जो डेट है मेरी ऑब्जेक्ट आ रही है, यानी ऐसे स्ट्रिंग आ रही है। तो डेट को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो डेट को कन्वर्ट करने के लिए होता है ED डॉट टू डेट टाइम, बेबी, बेबी 2019। और मैं यहाँ पे पास करूंगा DF9 का कॉलम नंबर
डेट। और इसको मैं पास कर दूंगा यहाँ पे df9 डेट इक्वल टू ये। अगर मैं अब df9.info देखूं तो आप देखो ये क्या हो गया है। अच्छा, डेट अब देखो दो चीज और बता रहा हूँ, फिर इसको खत्म करते हैं। फिर थोड़ा सा ना मैं वो किस किस को मिल गया था मेल करने वाला कोड, मुझे मुझे मिल गया था। तो मेल करने वाले कोड के बारे में थोड़ा सा बताया था मोटा मोटा। हाँ, मैंने रात को खोल के देखा भी था थोड़ा सा। वो आप एक वेब पेज पे कर रहे थे कुछ काम, उस पर दिखा रहे थे। मैंने वीडियो भेजा था। हाँ, वो वीडियो मैंने थोड़ा देखा था। उसके हाँ वेब पेज की कोडिंग बताए थे कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड को कैसे ऑटो करके अपने आप क्लिक करके खोलता है। हाँ, उसका एक्चुअली आपने ना पार्ट वो दिया था। सेलेनियम का मैंने बताया था ना, सेलेनियम का मैंने पूरा बनाया हुआ है अपने उस पे। हाँ उसमें जब आप उसके थ्रू काम करते हो, ऑटोमेशन कराना चाहते हो, उस केस में आप माउस थोड़ी यूज करोगे। हाँ बिल्कुल। माउस हैंडल कैसे किया जाता है। हाँ, वो माउस हैंडल के लिए ही था। हाँ, चलो इसको मैं आगे खत्म कर रहा हूँ। अच्छा, फिल्टर डेटा के हम्म, बारे में मैंने बता दिया था। इसमें डेटा फिल्टर कैसे किया जाता है हाँ, मोटा मोटा बताता हूँ एक बार, बाकी रिकॉल हो जाएगा तुम्हें। अब जैसे कि मुझे इसमें से डेटा वो चाहिए जहाँ पे ब्रांच इक्वल टू सेंट्रल हो, सेंट्रल, हाँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा df9। मल्टीपल मल्टीपल और सिंगल दोनों बताना। हाँ, दोनों बताऊंगा। जो ब्रांच है मेरी वो इक्वल टू सेंट्रल हो। ऐसा कहाँ पे, हम्म, सिंपल वे से बताता हूँ, फिर डायरेक्ट तो तुम कभी भी बना सकते हो। मैंने एक तो ये फिल्टर बना लिया, मैंने एक फिल्टर बना दिया FILTER filter1। हम्म, ठीक। हम्म, एक फिल्टर मैं बनाता हूँ filter2 इक्वल टू, जहाँ पे ठीक है, एग्जिस्टिंग न्यू, सैलरी न्यू है ग्रेटर देन 200। 200 से ग्रेटर देन तो कुछ है ही नहीं इसमें। 100 से ग्रेटर देन मैं बोल देता हूँ, इक्वल टू df9। सैलरी था या अमाउंट था, सैलरी न्यू, ग्रेटर देन 100। ये है मेरा सैलरी न्यू, इक्वल टू आएगा यहाँ पे। हाँ, डबल इक्वल टू। हाँ। अब देखो df9 ब्रांच जहाँ पे इक्वल टू सेंट्रल हो, मुझे वो डेटा पिक करना है। तो वो डेटा पिक करने के लिए मैंने फिल्टर बना लिया। अगर मैं हम्म, df9 में ये वाला फिल्टर पास कर दूं, filter1, वन, तो ये क्या रिटर्न करेगा। क्या कह रहा है, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, क्यों यहाँ पे हमारा डेटा फ्रेम नहीं आ रहा क्या। df9 आ रहा है। हम्म, देखो जहाँ पे ब्रांच सेंट्रल है सिर्फ हाँ, वही डेटा आया, बाकी कुछ नहीं आया। बहुत बढ़िया। इसी तरीके से अगर मैं इसको कमेंट करके यहाँ पे दूसरा फिल्टर लगाऊं, तो ये दूसरे फिल्टर का डेटा देगा। तो यहाँ पे सैलरी ग्रेटर देन 100, तो ऐसे कितने हैं, एक और दो, हम्म, जो है वही दो रो आई है। अब देखो इसके अंदर भी एक सेंट्रल आ रहा है और एक सैलरी ग्रेटर देन 200, तो एक ही रो आनी चाहिए। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मल्टीपल फिल्टर का डेटा निकालूंगा। मैं कहता हूँ इसको df9 filter1 हम्म, एंड filter2। तो जहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू हो वो डेटा है। तो देखो सिर्फ एक ही रो रह गई। और मैं अगर यहाँ पे और लगाऊं तो उस केस में क्या आएगा, उस केस में और का तो मतलब पता ही है आपको, या तो ये ट्रू हो या ये ट्रू हो।
दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो वो आ जाएगा डेटा। इस तरीके से मल्टीपल फिल्टर लगा करके हम डेटा पिक कर सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं पता ही होगा तुम्हें। जैसे कि किसी ने तुमसे एक डेटा मांगा, कह रहा यार इसमें से ना, कई बार हमारे पास छोटी छोटी रिक्वायरमेंट आती है। छोटी छोटी रिक्वायरमेंट कैसे? अरे मैंने ना, अरे एक फाइल आई होगी तेरे पास मेल पे, उसमें ना दिल्ली का डेटा निकाल करके दे दे बस मेरे को। तो मान लिया वो डेली का टास्क हो गया तुम्हारा, डेली का टास्क हो गया, तो फटाफट से उस डेटा को पिक करो, डेटा फ्रेम बनाओ, फिल्टर लगाओ, मेल लगाओ और भेज दो। कोड सेट कर दो, डेली चल जाया करेगा अपने आप। देखो एक चीज और है, जैसे कि ये सेंट्रल है, मैं कहता हूँ ब्रांच में सेंट्रल नहीं आना चाहिए, सेंट्रल भी हो और वेस्ट साइड भी हो, मुझे दोनों का डेटा चाहिए। तो एक फिल्टर के भी मल्टीपल फिल्टर पे कैसे डेटा बनाया जाए, तो मैं एक फिर से रेडी कर रहा हूँ, फिल्टर 3 इक्वल टू df, क्या था ये, ब्रांच, डॉट, एक फंक्शन होता है इज इन, और आप फिर से यहाँ पे एक लिस्ट पास कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे तो सिर्फ सेंट्रल है, एक सेंट्रल और एक दूसरा क्या लेना है हमें, मान लिया वेस्ट साइड लेना है। तो यहाँ पे अभी हम 2 ही ले रहे हैं, आप जितने मर्जी ले सकते हो क्योंकि हम यहाँ लिस्ट बना ही रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं कहूँगा df9 को कि फिल्टर 3 का डेटा मुझे रिटर्न कर दो। तो देखो वेस्ट साइड और सेंट्रल, इन 2 फिल्टर का डेटा आ गया। इसी तरीके से अमाउंट के अंदर हमें मल्टीपल कंडीशन लगानी है या इसके अंदर लगानी है, तो इस तरीके से लगा सकते हैं इस इन करके। नॉट इन भी चलता है। इसको यहाँ पे नॉट इन तो नहीं चलता, आई थिंक इज इन, इज नॉट इन होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे होते हैं ना मल्टीपल चीजें, तो बस हमें 2 चीज अगर हटाना है और बाकी सारे छोड़ देनी है, तो इनमें कितना लिखेंगे? उससे बेहतर है कि नॉट इन में बस डाल दो कि हाँ ये ना हो। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं अंसारी, ऐसा कुछ होगा, मुझे इस इन का तो याद है, अभी देख लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ है, हाँ। बहुत सारा आता है मल्टीपल की, डिलीवर्ड हुआ, फुलफिल हुआ, रिडिस्पैच हुआ, हम्म, कैंसल हुआ, क्रिएटेड हुआ, और भी अदर्स आते हैं, रिसीवेबल हुआ। हम्म, तो हमें सिर्फ 2 हटाने होते हैं, कैंसल और क्रिएटेड। हम्म। तो सिर्फ हम नॉट इन डाल देते हैं, उसके अलावा जो भी बच गया वो हमारा मतलब कैलकुलेट करना है। यार हम गूगल पे देख सकते हैं ना, याद हो तो। क्या था ये, डेटा फ्रेम नॉट इज इन, होगा यार कुछ। आज दिक्कत ये है ना, पता नहीं ये वो क्यों नहीं चलता, वो जो हेल्प आ जाती है ना। मेरे में भी नहीं चल रहा है जो हेल्प आता है वो। देखना पड़ेगा। मेरे में तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा है वो।
नहीं अंसारी। अच्छा इसमें यार एक चीज तो रह गई इम्पोर्टेंट, चलो वो फिर बाद में बनाऊंगा, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। अगर इसी का पार्ट हो तो बता सकते हो। वैसे दो ही चीज है अंसारी, बता देता हूँ। देखो एक चीज होती है लैम्डा फंक्शन, एक चीज होती है लैम्डा, एक चीज होती है अप्लाई। हम्म। ये पाइथन में खुला है, एसक्यूएल में खुला है? एसक्यूएल का पार्ट है ये, देखो। नहीं नहीं एसक्यूएल का पार्ट नहीं है, पाइथन देखो में लिखा हुआ है, सर नॉट लाइक इन इन। लिखा हुआ है, है। नॉट इन ऊपर में देखोगे ब्राउजर में तो लिखा हुआ है लाइक इन एसक्यूएल, लास्ट में देखो। अरे हम मैंने बताया था ना, डेटा फ्रेम पे आप क्वेरी भी चला सकते हो, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको एज ए क्वेरी। समझे नहीं समझे? चलो देखो ये होता है, एक फंक्शन होता है लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन क्या होता है? एक एनोनिमस फंक्शन होता है। जब हम कोई फंक्शन पास नहीं करते हैं और हमें पता है हमें इस तरीके का काम कराना है, किस तरीके का काम, जैसे कि ये हम कराने वाले हैं, तो उसको हम लैम्डा या एनोनिमस फंक्शन होते हैं। ए फंक्शन विच हैज नॉट एनी नेम, उसको कहते हैं हम लैम्डा फंक्शन या एनोनिमस फंक्शन। अब जैसे कि हम एक क्राइटेरिया लगाने वाले हैं, क्राइटेरिया रो नॉट इन कंट्रीज, तो जैसे कि इसने क्या बनाया है यहाँ पे, x in C1 set for x in DF countries. X in C1 set C1 using this with set is a constant time operation. This does not matter for pandas because the implementation differs. DF x in C1 set. अरे ये तो सिंपल ही है अंसारी, हम कहाँ जा रहे हैं। जैसे इज इन था ना, इज इन DF9 ब्रांच, ये क्या था, फिल्टर 4 इक्वल टू DF9 ब्रांच नॉट इन, सेंट्रल। सेंट्रल वेस्ट साइड कहाँ गया पूरा डेटा, सेंट्रल वेस्ट साइड, तो इसमें क्या आएगा, सिर्फ नोट नोट काउंटी आएगा, है ना। इसको अभी छोड़ते हैं यहाँ पे, फिल्टर 4 DF9 ब्रांच नोट इन सेंट्रल और वेस्ट साइड। ओके DF9 फिल्टर 4, the truth value of a series is ambiguous, use a empty, a bool, a item or any or a all. Not in countries, चलना चाहिए यार, क्यों नहीं चल रहा, यही चीज तो बना रहे हैं हम यहाँ पे। नोट इन कंट्रीज टू कीप, कंट्रीज टू कीप इन्होंने क्या बनाया, यूके कोमा चाइना, और इन्होंने लिस्ट ही तो बनाई है यहाँ पे। ये सब ऐसी लैंग्वेज है कि सिर्फ कोमा और उसका फर्क होता है डॉट का। लंबी चौड़ी क्वेरी लिख दो, एक कोमा छूट गया तो नहीं चलेगा। भाई एक चीज मैं देख रहा हूँ, मैं हाँ क्वेरी लिख सकता हूँ बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े,
हाँ बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं कर सकता हूँ। क्यों? ये एक बड़ी बात है, पता नहीं क्यों। जैसे कंपनी में मैंने कई बंदों को देखा, हम्म उनसे बेहतर मैं लिख दे रहा हूँ, हम्म। लेकिन वो वाली कॉन्फिडेंस नहीं आ रही है। मुझे लगता है यार वो मेरे से बेटर है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए अंसारी। पता नहीं, शायद मेंटली हो कि वो एनालिस्ट है, एनालिस्ट ना हो। भाई हमारी नजर में तो तू बेस्ट है। अपने नजर में भी होना जरूरी है। हो जाएगा यार, एक्सपीरियंस कितना आता रहेगा, हो जाएगा। चलो अंसारी, इसका मैं बताऊंगा तुम्हें। हाँ, इसे नोट डाउन कर लो, ये अच्छी चीज है। हाँ, अरे इसका होगा, दिमाग में नहीं आ रहा एकदम से। बहुत कोई नहीं मतलब सर, ऐसा इस क्वेश्चन को हम भी नोट आउट करते हैं, प्रैक्टिस करके इसको हम निकालेंगे। सोचने वाली चीज है। अगर इस दिन है तो क्या इसका उल्टा नहीं होगा? होगा जरूर। उल्टा उल्टा होना चाहिए। इसमें बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, ग्रेटर देन भी हो गया, लेस देन भी हो गया, हम्म। बिटवीन, बिटवीन ग्रेटर देन लेस देन एक ही काम करता है। खैर, हाँ इज इन, नॉट इज इन, या इज नॉट इन, नॉट इज इन, कुछ तो होगा। नॉट इन भी कर लेना, और लाइक, नॉट लाइक, अगर इसमें होता हो तो। लाइक नॉट लाइक तो होगा अंसारी, वो तो कर सकते हैं। हम्म। चलो ये चीज हो गई। मैं क्या बता रहा था, वो वाली चीज। अरे फिर लैम्डा। एक चीज और भी है अंसारी। एक काम करते हैं, लैम्डा और ये जो एनोनिमस फंक्शन और एक अप्लाई फंक्शन होता है, ये करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि पांडा से कंटिन्यू रहेगा। तो इसको मैं यहीं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक? ठीक है। बताऊं क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हें बताना है वो जीमेल वाला कोड जो मैंने भेजा है। अंसारी तुम्हें मेल नहीं आई जीमेल वाले की? पता नहीं मेरे पास क्यों नहीं आई। मेरे पास मैंने 3 लोगों को भेजी थी, तो मेरे पास भी आई है, प्रशांत के पास भी आई है। एक बार उसमें चेक कर लेना। समझ नहीं है। अपनी आईडी से भेजे हो ना? नहीं नहीं, अपनी आईडी से नहीं है। कार्टून किसी मेकर से, आईडी? कार्टून मेकर। कार्टून कार्टून की आईडी से, कार्टून। कार्टून डबल ओ? मेकर, मेकर, हाँ कार्टून मेकर। कार्टून। देखो ये कोड मैंने तुम्हें भेजा है, हाँ। ये मैंने कल बैठ के बनाया जीमेल। कार्टून मेकर एक ही में है, स्पेस नहीं है? तो सही है। नहीं, ये देखो यहाँ पे इससे आई है। देखो समझा देता हूँ, ढूंढ लेना। और नहीं आएगी तो कोई नहीं, भेज दूंगा दोबारा। ठीक है, समझा देते हैं। नहीं आई है, नहीं आई है, मेरे पास नहीं आई है। कोई बात नहीं। देखो इसमें इंपोर्ट ईमेल एसएमटीपी लिब, जो हम ये ईमेल वाला काम करते हैं वो एसएमटीपी लाइब्रेरी के साथ ही करते हैं। हम्म। एसएमटीपी ये लाइब्रेरी है? हाँ, एसएमटीपी लिब, एसएमटीपी लाइब्रेरी। उसे एसएसएल। एसएमटीपी होता क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसके अच्छा। अंदर भी हम यूज करते हैं MIME। MIME बोले तो मल्टी, मल्टी करके कुछ होता है, मल्टी पार्ट, मल्टी मैसेज होते हैं ना जो मल्टी पार्ट में, मल्टीपर्पज इंटरनल मेल एक्सटेंशन। तो समझा देता हूँ। देखो एक जो मेल होता है ना, वो मेल 3-4 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। किस किस चीज का? सबसे पहले तो आ गया आपको एक इंटरफेस, जिसके थ्रू आप मेल भेज रहे हो, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे होस्ट। हम्म। एक होस्ट चाहिए इंटरफेस, एक फिर तुम्हें पोर्ट चाहिए, फिर यूजर, पासवर्ड, और फिर आपको चाहिए मैसेज। ठीक है? होस्ट क्या है यहाँ पे हमारा? smtp.gmail.com, क्योंकि जीमेल हम यूज कर रहे हैं। और पोर्ट यहाँ पे 465 यूज कर रहे हैं। यूजर आईडी पासवर्ड आपको पता ही है क्या होता है। अब बात करते हैं मैसेज की। अब देखो मैसेज भी ना 4 पार्ट में जाता है।
सब्जेक्ट, बॉडी, ठीक है। और बॉडी जो होती है आपकी, सब्जेक्ट हो गया, बॉडी हो गई। बॉडी भी आपकी 3-4 तरीके, HTML टेक्स्ट हो सकता है, प्लेन टेक्स्ट हो सकता है, अटैचमेंट हो सकता है, ठीक। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो ये सारी चीजें जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट की हैं, एनकोडर किस लिए किया है? एनकोडर हम जो फाइल है उसको डायरेक्टली नहीं भेज सकते, उसको एनकोड करना पड़ता है उस मेल पे भेजने के लिए। जब हम जीमेल से उठा करके ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं ना, तो वो एनकोडिंग जीमेल खुद करता है उस टाइम पे, तो वो वाली एनकोडिंग हमें यहाँ करनी पड़ती है। उसके बाद ये वाली जो पार्ट है, MIME बेस, MIME मल्टी पार्ट, MIME टेक्स्ट, ये सब उसके पार्ट हैं, किस तरीके का मैसेज हम भेज रहे हैं। तो आपने देखा होगा जीमेल पे कई बार इस तरह के मैसेज आते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर से, कुछ होवर करते हुए, कुछ ऐसे घूमते हाँ हुए, हाँ, स्माइलीज वगैरह। कंपनीज के मेल आते हैं। हाँ, स्माइलीज वगैरह आती हैं, तो वो सब हम हाँ यहाँ कर सकते हैं, वो HTML का पार्ट होता है। तो इसमें मैंने सारी चीजें इंक्लूड करी हैं, ताकि आपको जिस तरीके का यूज करना हो वो आप कर पाओ। सब्जेक्ट डाल दिया, कोई भी एक सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट पे मेल भेजोगे आप। बॉडी, बॉडी के अंदर ये प्लेन टेक्स्ट आ गया, दिस ठीक है। इज एन ईमेल विद अटैचमेंट सेंड फ्रॉम पाइथन। सेंडर का ईमेल, रिसीवर ठीक का है। ईमेल, यहाँ पे आप ठीक है। लिस्ट पास कर सकते हो कोमा कोमा करके। ठीक है। पासवर्ड, यहाँ पासवर्ड डालना है। हम्म, और उसके फिर बाद अगर कोई HTML डालना है, तो मैंने इसमें डाला था हाय हाउ आर यू, तो यहाँ पे मैंने एक अपना यूट्यूब वीडियो का लिंक डाला है। वीडियो डाला था। हाँ। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए कि HTML भी काम करता है। उसके अच्छा बाद अच्छा। HTML1 मैंने यहाँ बता दिया, MIME टेक्स्ट, ये वाला जो टेक्स्ट है कि ये एज ए HTML जाएगा, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा कौन सा प्लेन टेक्स्ट है, कौन सा MIME HTML है, और कौन सा अदर पार्ट है, अटैचमेंट वगैरह। ठीक है। तो ये है मेरा ठीक है। HTML ले लिया। ये बॉडी वाला ये प्लेन है। हम्म, मैंने कहा जो मैसेज है वो मल्टी पार्ट में है। मल्टी पार्ट में क्यों है? क्योंकि अटैचमेंट भी है, मैसेज भी है, HTML भी है। हम्म, ये हम मैसेज में कर रहे हैं, जो हम वहां लिखते हैं एक तरीके से। मैसेज फ्रॉम, हम्म, फ्रॉम किससे जाएगा? सेंडर ईमेल। यहाँ पे सिर्फ अंडरस्टूड। वेरिएबल पास किए हैं, हाँ। उन वेरिएबल को यूज हम यहाँ कर रहे हैं। मैसेज टू किसको जाएगा? रिसीवर ईमेल। मैसेज का सब्जेक्ट क्या रहेगा? सब्जेक्ट। मैसेज में अटैचमेंट क्या करना है? बॉडी को अटैच किया। देखो बॉडी यहाँ पे, ये वाली बॉडी, ये प्लेन है तो प्लेन बोल दिया इसको। मैसेज डॉट अटैच HTML1। HTML1 क्या है बना? HTML है, वो भी अटैच कर दिया। ये अटैचमेंट HTML1 यहाँ आ गया। अब एक फाइल नेम है, फाइल नेम सीरीज डॉट TXT करके, फाइल नेम 1 सीरीज डॉट TXT। मतलब जब आप फाइल भेजोगे, अच्छा यहाँ पे ना मैं प्रशांत की आईडी दूँ। प्रशांत अपनी आईडी बताना। प्रशांत सरकार राज 007@gmail.com। तो अब क्या होता है, अगर मैंने यहाँ दो चीजें क्यों ली हैं, फाइल नेम और फाइल नेम 1, मतलब अगर मैं फाइल नेम में फाइल नेम ही पास कर दूंगा ना, तो उस फाइल का जो नाम होगा यहाँ से तो ये पिक करेगा, फाइल फाइल का नाम भी यही डाल देगा, C यूजर HP डाउनलोड अच्छा से, अच्छा इसलिए अच्छा मैंने अलग अच्छा। से नाम लिया। अब मैंने कहा अब हम क्या कर रहे हैं, इस फाइल को एनकोड करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली अटैचमेंट नहीं जाएगा। विद ओपन फाइल नेम कोमा RB आरबी। एज अटैचमेंट। आरबी उसको आपने एक अलायंस नाम दिया है। हाँ, ये रीड ओनली मोड में ओपन हुई है एक तरीके से। हाँ। तो इस पूरे को मैंने नाम दे दिया एज अटैचमेंट। पार्ट MIME बेस, यहाँ पे एप्लीकेशन, क्यों? क्योंकि ये मेरी जो फाइल है .txt है, और किसमें खुलती है? एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में। MIME बेस एप्लीकेशन हो गया। OCTET स्ट्रीम, ये इस तरह की सेटिंग ही रखनी है हमें। पार्ट डॉट सेट पेलोड अटैचमेंट डॉट रीड। अटैचमेंट पहले ये रीड करेगा, देन इसको वहां पे अपलोड करेगा। ठीक है। ये एनकोडर्स में ये एनकोड हो गई। एनकोड फाइल इन ASCII कैरेक्टर्स टू सेंड बाय ईमेल। ईमेल। पार्ट डॉट एड हेडर, ये जो मतलब सेटिंग्स हैं, ये हमें सेटिंग्स ऐसे ही करनी है। पार्ट डॉट एड हेडर, जो हम फाइल अटैच कर रहे हैं उस फाइल के अटैचमेंट में कंटेंट डिस्पोजिशन अटैचमेंट फाइल नेम क्या जाएगा। मैसेज डॉट अटैच पार्ट, ये जो हमने सब कुछ कन्वर्ट किया है।
टेक्स्ट इक्वल टू मैसेज डॉट एज स्ट्रिंग। अब टेक्स्ट जो है मैसेज जो हमने बनाया है पूरा, मैसेज में क्या क्या अटैच किया है, यहाँ से ये भी अटैच किया है, ये भी अटैच किया है, फिर यहाँ से एनकोडर भी अटैच किया है, ये वाला पार्ट एनकोड करने के बाद फिर इसको एज ए स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इसको टेक्स्ट को पास कर दिया। अब बस कुछ नहीं किया। कॉन्टेक्स्ट भी ये डिफॉल्ट सेटिंग है, जीमेल से जो ये उठाएगा ये अपने आप बना देगा विद SMTP लाइब्रेरी। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं सिंपल, क्या था इसका पूरा नाम, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल भेजने वाली जो लाइब्रेरी है उसको हमने बोला .smtp SSL smtp.gmail.com होस्ट पोर्ट टू कॉन्टेक्स्ट एज सर्वर, सर्वर एक बना दिया इसका, सर्वर डॉट लॉगिन ईमेल पासवर्ड से लॉगिन कराया, सर्वर डॉट सेंड मेल करा दिया, सेंडर का ईमेल, रिसीवर का ईमेल और टेक्स्ट में मेरा सब कुछ अटैचमेंट है। तो अगर आपको आगे, जैसे ये मैं क्यों बता रहा हूँ बता देता हूँ, जैसे कि अभी हम उस पर काम कर रहे थे ना, अरे मैंने फाइल का नाम नहीं दिया क्या, अच्छा इसी में कर दिया सब कुछ। जैसे हम यहाँ पे समरी बना रहे थे वो सब लिख करके सब कुछ बना करके यहाँ पे समरी टाइप से, जैसे ये वाली समरी हमने बनाई थी, मान लिया ये समरी आपको एज ए अटैचमेंट लगा के भेजनी है मेल पे। तो आप क्या करोगे, ये जो HTML है ना, HTML के अंदर यहाँ पे सारी चीज लिख करके ना इसमें पास कर दोगे, ये वाली समरी डेटा फ्रेम को पास कर दोगे, डेटा फ्रेम डॉट टू HTML लिख करके, और इसमें तुम्हें अटैचमेंट वगैरह की जरूरत नहीं है, तो बाकी का कोड यहाँ से हटा दोगे HTML वगैरह से, बस इतने को ही सेंड कर दोगे, तो ये सेंड हो जाएगा वहाँ पे। ये तो आपने लिखा है ना, हमें भी तो लिखना आना चाहिए। क्या चीज? यही कोडिंग। तो ये तो फिक्स रहेगी ना अंसारी किसी भी केस में। नहीं ठीक है, लेकिन हमें पता रहे ना, मान लो कॉपी तो कर लेंगे, कॉपी पेस्ट तो चल जाएगा। तो यही चीज तो समझा रहा हूँ मैं और क्या समझा रहा हूँ, इसीलिए तो समझा रहा हूँ कि ये चीज की गई है इसमें। क्या क्या चीज की गई है, अगर सिर्फ बॉडी में एक लाइन डाल के भेजनी है तो इतना पार्ट लिखोगे, इसकी जरूरत ही नहीं है HTML की, ठीक है। ये HTML वाला पार्ट हटा दोगे और यहाँ से फाइल नेम वगैरह अटैच करा दोगे, उस केस में ये चीज काम करेगी। मान लिया तुम्हें फाइल नेम वगैरह नहीं देनी यहाँ पे, तो ये वाला कोड हटा दोगे, यहाँ से फाइल नेम वगैरह मुझे भेजनी नहीं है, और यहाँ पे ये HTML में HTML प्रिंट करा के भेज देना है, और वो जो डेटा समरी बन के आई थी समरी HTML में चली जाएगी। ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट है सिंपल एक मेल भेजना है कि हाँ भाई ये काम है, ये मैंने कर दिया है। जैसे कि क्या होता है, मान लिया तुम्हारा कोई कोड चल रहा है सर्वर पे और तुम्हें चाहिए कि मेरे को एक कंफर्मेशन आ जाए, हाँ ये वाला कोड चल गया, तो उसमें ये सब फालतू की चीजों की जरूरत ही नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक की। और रिसीवर मेल में मल्टीपल डल सकता है ना, यहाँ तक की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक मेल करा दो सिंपल। इस तरीके की चीज बता रहा हूँ मैं। हाँ मल्टीपल मेल डाल सकता है, उसी से मैंने मेल भेजी है ना, जो प्रशांत को भी आई है, मुझे भी आई है और तुम्हें भी आई होगी, पता नहीं तुम्हें मिल क्यों नहीं पा रही है। नहीं आई है, अगर आई होती तो कहीं ना कहीं होता। बताओ अपना ईमेल आईडी। नसरुद्दीन, यही है? नजरुद्दीन डॉट अंसारी है। अच्छा डॉट अंसारी हो। और एक और गड़बड़ है, जेड के बाद ए होगा, NAZA NAZA नजरुद्दीन, ठीक है। मैं भी भेज लेता हूँ अपने। अभी मुझे एक सेटिंग और बतानी है, ये ऐसे नहीं काम करेगी डायरेक्टली तुम सोचो काम करने लग जाए। पासवर्ड हम सेव नहीं कर सकते? कर सकते हैं, ये तो जस्ट मैंने चेक करने के लिए बनाया था, ऐसा कुछ नहीं है। कोडिंग में ही होगा वो, हाइड नहीं किया जा सकता। हाइड नहीं किया जा सकता, आप अदर तरीके से यूज कर सकते हो, कहीं फाइल वाइल में सेव करा दो, उस फाइल को रीड करा लो, यहाँ पे डाल सकते हो अपना पासवर्ड, डबल कोट में पासवर्ड डाल। अच्छा ठीक है, वो तरीका ठीक है। देखो मेरे मेल आया किसी को, मेरे को नहीं आया अभी।
मैं देख रहा था। सेंड हो गया। हाँ अभी तक तो नहीं आया। हाँ आगे से आ गया। आ गया। हाँ आ गया। देखो फाइल का नाम क्या है, सीरीज डॉट टी आया है। एक मिनट, फाइल का नाम है एन ईमेल विद अटैच फ्रॉम पाइथन। खोलो उसको, उसके अंदर देखो फाइल कौन सी है। इसमें एक यूट्यूब भी है और एक सीरीज के नाम से है। सीरीज के नाम से है ना, ये वाली फाइल होगी ना, सीरीज डॉट टी। हाँ सीरीज डॉट टीएक्सटी से। हाँ हाँ, तो आ गया है तुम्हें मेल। अब अंसारी इसमें तुम्हें लिखा हुआ क्यों है दिया रहा। हाय, हाउ आर यू, माय यूट्यूब वीडियो हैज मेनी ग्रेट। सब्जेक्ट होगा एन ईमेल विद हाँ अटैचमेंट फ्रॉम फ्रॉम पाइथन। पाइथन, दिस इज एन ईमेल विद अटैचमेंट सेंड फ्रॉम पाइथन। फ्रॉम पाइथन। हाँ, इसमें HTML में लिखा आया हुआ, लिंक आया हुआ यूट्यूब का, और यूट्यूब हाउ आर वीडियो हैज यू। मेनी ग्रेट। ये वाला कोड था। अब देखो तुम्हें जैसे प्रशांत, तुम सेट करना है इस कोड को अपने सेट, जो एग्जाम्पल वाला तुमने बताया था ना, मैंने बना रखा है, हम्म। जीमेल बना रखा है। हाँ हाँ हाँ। तो ये वही वाला कोड है जो मेल पर गया हुआ है, तुम्हें उस कोड को वहां से सेट करना, और सेट करने के बाद तुम्हें एक सेटिंग करनी होगी अपने जीमेल अकाउंट पे जाना, सेटिंग पे जाना, देख रहे हो ना। एक मिनट, हाँ बट एक मिनट। हैं। हाँ बता सर, दोबारा बता, हाँ, मैं स्क्रीन पे नहीं। सेटिंग पे जाना, हाँ और प्राइवेसी कहाँ है, सिक्योरिटी, ये रहा, सिक्योरिटी पे जाना, और यहाँ पे एक सेटिंग होती है, शायद इस पे आएगी नहीं। सिक्योरिटी, हाँ देखो ये वाला ऑप्शन आएगा, लेस सिक्योर ऐप एक्सेस, यहाँ पे टर्न ऑन कर देना उसको। अच्छा अच्छा। टर्न ऑन करने के बाद ही वहां से आईडी पासवर्ड के थ्रू मेल जा पाएगी। इससे पहले नहीं जाएगी। हाँ, और यही अगर तुम्हारे आउटलुक वगैरह में कॉन्फ़िगरेशन है तो उसका थोड़ा सा सेटअप चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम ही रहेगा, वही कोड चलेगा। तो अभी जस्ट एग्जाम्पल के लिए बनाया है, तब सिस्टम वगैरह में यूज करोगे तब उसके अकॉर्डिंग सेट कर देंगे उसको। ठीक है, ठीक है सर। तो चलो आज की क्लास खत्म करते हैं, और बताओ। बस कल वीडियो रिकॉर्ड हो गया ना। हाँ वही देख रहा हूँ, हाँ 2 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड हो गया। स्टॉप कर रहा हूँ।